हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक टाइम ट्रेवल लव स्टोरी के साथ जो कि बहुत मजेदार होने वाली है। चलो जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, लेकिन इससे पहले चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नॉवल की कहानी बताई जाती है जिसमें फेंगली मेड थी। वो बोल नहीं सकती, इसलिए सब लोग उसे बुली किया करते और वो चुपचाप सब कुछ सह लेती। दूसरी तरफ वांग जुआन क्रूल प्रिंस, जिसे लोगों की जान लेने में जरा भी झिझक महसूस नहीं होती। किस्मत का करना कुछ यूं हुआ कि उसे प्यार हो जाता है उसी बेचारी सी मेड फेंगली से। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इस नॉवल की कहानी कोई और नहीं बल्कि मीडिया कंपनी की सीईओ फेंगली ही पढ़ रही थी, जो गुस्से में कहने लगी कि फेंगली, इस बेचारी सी मेड को तुम लोगों ने मेरा नाम दे रखा है। एक एम्प्लॉय ज्यालू कहने लगी कि माफ करना बॉस, लेकिन मुझे और कोई सुटेबल नेम मिला ही नहीं। इधर फेंगली बोली कि अगर मेरा नाम इस मेड को देना भी था तो कम से कम मेरी पर्सनैलिटी भी तो इसे देते ना। साथ ही हमें इसकी पर्सनैलिटी दिखाई गई। नॉवल में फेंगली अपनी तलवार निकालकर उस जालिम प्रिंस की गर्दन काट देती है क्योंकि वो कभी भी किसी से हार नहीं मानती। दूसरी तरफ ज्यालू कहने लगी कि बॉस, ऑडियंस को तो ड्रामेटिक स्टोरी पसंद होती है जबकि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ टैंग कहने लगा कि बॉस, फिर आप खुद ही इस नॉवल को पूरी तरह से पढ़कर इसमें चेंजेस कर दे ताकि मिस्टर चेन को हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आ जाए। एक और बैड न्यूज ये है कि अब्बासिन पिक्चर कंपनी ने पहले ही मिस्टर चेन के साथ कोऑपरेशन कर ली है। ये बात सुनकर तो फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। फौरन उससे मिलने के लिए जाने लगी कि इस जियाओ को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। ये हर बार मुझसे मेरा प्रोजेक्ट छीन लेता है, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तेज बारिश होने के साथ साथ रेडियो पर न्यूज चल रही थी कि आज हैवी विंड होने के इम्कानात है, इसलिए ड्राइविंग करते हुए खुद को सेफ रखे। लेकिन खुद को सेव करने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुली तो वो एंशिएंट एरा पहुंच आई थी, जहां उसने एक हैंडसम से लड़के की गोद में अपना सर रखा था। उसे देखकर तो ये फौरन से उठ खड़ी हुई और जैसे ही ये हैरानी में खड़ी होती है तभी इसके पास से एक नाइफ नीचे गिरा जो कि यहाँ के एक सर्वेंट ने उठा लिया। पहले ही फेंगली अपने सामने लाशों को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। ऊपर से वो सर्वेंट इसे असैसिन कह रहा था, जिस पर तो इसे घेर लिया गया। वो सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि मॉडर्न लाइफ में फेंगली का एम्प्लॉय टैंग ही था। उसे देखकर कहने लगी कि टैंग, ये तुम क्या कह रहे हो। जबकि दूसरी तरफ यहाँ प्रिंस ने अपने स्पेशल असिस्टेंट लियान को ऑर्डर दे दिया कि इस लड़की को जान से मार डालो। यहाँ तो फेंगली काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे मारने का हुक्म दे दिया गया है और वो कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। अनफॉर्चुनेटली उसकी जान ले ली जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी रिवेंज टू डेविल ड्रामा को एक्सप्लेन करने की, तो फाइनली आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी हो गई और मेरी एक फ्रेंड ने इस ड्रामा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से आप लोग जाकर उस ड्रामा को चेकआउट करें। चैनल का नाम है ट्विस्ट एक्सप्लेनर और उसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दिया है, तो जल्दी से जाकर उस ड्रामा को एंजॉय करें और उसे मोटिवेशन देने के लिए उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं हमारे आगे की पार्ट की तरफ। इसके बाद हमें एक नरेटेड वॉइस सुनाई गई कि मेरा नाम मिस्टर नॉवल है, प्लॉट्स का एडमिनिस्ट्रेटर। मिस फेंगली, तुम टाइम ट्रेवल करके एंशिएंट एरा में आई हो जहां तुम्हारा रोल एक मेड का होने वाला है, जैसा कि नॉवल में लिखा था। जब तक तुम क्रूल प्रिंस वांग जुआन को मार नहीं देती तब तक तुम मॉडर्न एरा में वापस नहीं जा सकती। यहाँ पर फेंगली को होश आ जाता है और सामने ही उसके मिस्टर नॉवल बैठा हुआ था, जो इसे कह रहा था कि तुम्हें मिशन दिया गया था कि एंशिएंट एरा में आकर तुम्हें प्रिंस को मारना होगा, लेकिन उसे मारने से पहले तुम तो खुद ही मर गई हो। अब जैसा कि तुम अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई हो तो मुझे तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए मिटा देनी होगी। ना तो तुम एंशिएंट एरा में रह सकोगी और ना ही मॉडर्न एरा में। फेंगली को तो सुनते साथ ही गुस्सा आ गया कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने तो मुझे कोई भी मिशन नहीं दिया। वो बोला कि मेरा नाम जैंगसन है, अगर तुम चाहो तो मुझे मिस्टर नॉवल कहकर पुकारो। तुम्हें याद नहीं, कल ही तो मैंने तुम्हें मिशन दिया था। तभी उसे याद आया कि अरे मैं तो तुम्हें मिशन देना भूल ही गया, माफ करना, गलती तो मेरी है, लेकिन अब जब तुम मर ही चुकी हो तो मुझे हर हाल में तुम्हारी लाइफ खत्म करनी होगी। इस पर फेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हार तो मैंने कभी मानी ही नहीं, ऊपर से तुमने मुझे होपलेस सी मेड बना दिया है। खैर जो भी है वापस भेजो मुझे, मैं उस जालिम प्रिंस को मार कर दिखाऊंगी और अपना मिशन कंप्लीट करूंगी। मिस्टर नॉवल तो उसे वापस भेजने के लिए मान ही नहीं रहा था कि जो किस्मत में था वो हो चुका, अब तुम वापस नहीं जा सकती। यहाँ फेंगली उसे गुस्से में लात मारकर पानी में गिरा देती है कि मैं भी देखती हूँ मैं वापस कैसे नहीं जाती।
खुद ही बोट चलाकर वापस आने लगी और हम देखते हैं कि सीन दोबारा वही से स्टार्ट होता है जहां एंशिएंट एरा में फेंगली की आंख खुली। इस बार उसे पहले से ही पता था, नाइफ को छुपा कर रख लिया, खड़े होकर प्रिंस को ग्रीटिंग्स करती है, लेकिन तभी उसके पास से एक और चाकू निकल आया जिसकी वजह से दोबारा उसे असैसिन कहा गया। वो बेचारी सोच रही थी कि इस लड़की ने कितने सारे चाकू रखे हुए हैं। सबको यकीन दिलाने लगी कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं असैसिन नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सी मेड फेंगली हूँ। टैंक कहने लगा कि यह झूठ बोल रही है क्योंकि फेंगली तो बोल ही नहीं सकती। यहाँ वो फिर से सोचने लगी कि ओह गॉड, मैंने वो नोवेल पूरी तरह से पढ़ा क्यों नहीं, अब तो उसे मारा ही जा रहा था। कि तभी क्रूल प्रिंस वांग जुआन आगे आते हुए कहने लगा कि रुको। उससे पूछने लगा कि अगर तुम सच में ही मेड फेंगली हो तो फिर तुमने बोलना कैसे स्टार्ट कर दिया, जिस पर वो बहाना लगा देती है कि असल में मेरे फादर गांव के फेमस फिजिशियन हैं, उन्होंने मुझे एक दवाई बना कर दी थी जिसे पीने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वांग जुआन बोला कि फिर इस चाकू का क्या, तुमने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ था। इस पर भी वो बहाना लगा देती है कि इसे तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। यहाँ भी वांग जुआन ने सवाल किया कि क्या मेरे करीब रहकर भी तुम खुद को सेफ फील नहीं कर रही थी। फेंगली को याद आया कि नोवेल में प्रिंस को मेड से प्यार हो जाएगा तो वो इसके सामने इनोसेंट बिहेव करने लगी ताकि वो इसे छोड़ दे। उसका इनोसेंट बिहेवियर देखकर तो वांग जुआन भी स्माइल कर देता है, जो कि यहाँ खड़े लोग तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फेंगली ने शुक्र किया कि मेरी जान बची और फिर बेहोश होने का नाटक करने लगी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर नोवेल किसी को बता रहा था कि अगर इस नोवेल की दुनिया से बाहर जाना चाहते हो तो फिर अपने एक मिशन को कंप्लीट करना होगा। दूसरी तरफ फेंगली को दिखाया गया जो कि बेहोश होने का नाटक करके एक मेड की बातें सुन रही थी। वो काफी गुस्से में कह रही होती है कि जब से ये बेहोश हुई है तब से सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। इधर फेंगली सोच रही थी कि लेट लेट कर मेरी कमर में दर्द हो गया है, लेकिन इस लड़की ने कोई भी काम की बात नहीं बोली जिससे मुझे अंदाजा हो जाए कि आखिर चल क्या रहा है। तभी सीनियर मेड की बात सुनकर कि मैंने इसके लिए बहुत सारे धोने वाले कपड़े जमा करके रखे हैं, वो दोबारा से खुद को बेहोश कर देती है। वो लड़की सोए इसके पास आकर इसे चुंडिया काटते हुए उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फेंगली भी अच्छे से डीट बनकर लेटी रही। जाते जाते सोए ने जियावलू को बताया कि पता नहीं प्रिंस के हाथों ये लड़की बच कैसे गई है, क्योंकि आज सुबह से वो 9 मेड्स को मार चुके हैं। आखिर ये उसने काम की बात बताई। इधर फेंगली सोच रही थी कि 9 मेड्स को मार डाला, वो भी एक दिन में। अब तो इस प्रिंस को मारने में मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। इधर गुस्से में प्रिंस ने अपने रूम से डांसर्स और म्यूजिशियंस को बाहर निकाल दिया था, जो देखकर बेचारा टैंक भी परेशान हो गया कि पता नहीं अचानक से प्रिंस का टेस्ट इतना कैसे बदल गया। इसके बाद वो सभी मेट्स को समझाते हुए कह रहा था कि जिसने भी प्रिंस को खुश कर दिया उसे इस मंथ एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। फेंगली कहने लगी कि क्या मतलब, प्रिंस को खुश कैसे करना है, जबकि टैंग ने उसे रूम के अंदर धकेल दिया, ये कहते हुए कि इतनी भी इनोसेंट मत बनो जैसे तुम्हें कुछ ही ना पता हो। वांग जुआन का मूड काफी ऑफ लग रहा था, उसे ये डांस देखने में भी मजा नहीं आ रहा, तो टैंग ने फेंगली को इशारा किया कि खड़ी क्या हो, डांस करो ना। अब मरने से तो उसे भी डर लग रहा था, इसलिए टूटा फूटा डांस स्टार्ट कर दिया। हालांकि उसे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता और उसका ये बेहुदा किस्म का डांस देखकर वांग जुआन सोच रहा था कि एंशिएंट एरा में इस तरह के डांसर्स भी होते हैं। गुस्से से उसने अपना कप तोड़ दिया और फिर सबको अपनी रूम से बाहर जाने के लिए कहा। फेंगली तो जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग निकली, जबकि वांग जुआन ने टैंक को बताया कि कुछ देर के लिए कोई भी मेरे रूम में ना आने पाए। बाहर आकर टैंक फेंगली को डांट रहा था कि तुमने प्रिंस का मूड ऑफ कर दिया, जबकि वो भी कोई बेचारी सी मेड तो थी नहीं। आगे से उसे लड़ने लगी कि सारी गलती तुम्हारी ही है और ये भी कोई प्रिंस है या फिर हमारे सरों पर बोझ बना हुआ कोई जालिम इंसान, जो कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। यहाँ वांग जुआन मिस्टर नोवेल से पूछ रहा था कि मुझे मेरा मिशन बताओ, इस नोवेल की दुनिया से बाहर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा। यानी कि वो भी मॉडर्न एरा से आया है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ वांग जुआन से उसका फ्रेंड पूछ रहा था कि यार ब्लाइंड डेट पर जाने में मसला ही क्या है, ना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में हो, क्योंकि लड़कियों को तो तुम कभी अपने करीब तक आने नहीं देते। वांग जुआन बोला कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे आराम से ड्राइव करने दो, लेकिन इसी दौरान उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंख खुली तो यहाँ फेंगली उसके गोद में लेटी हुई थी। अचानक से असैसिन का वो सारा सीन देखकर तो इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। खुद को चुंडी काटते हुए कहने लगा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। लेकिन मेड फेंगली के बारे में जब उसने सुना कि वो तो बोल नहीं सकती थी, तो फिर अचानक से बोलने कैसे लग गई। तभी इसे याद आया कि अब बर्निंग ग्लव नोवेल प्रेजेंट में वो मिस्टर नोवेल से पूछ रहा था कि कुछ दिनों पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक है ना। तो वो बोला कि हाँ, एक क्रेजी वुमेन ने मुझे किक करके पानी में गिरा दिया था, जिसकी वजह से मुझे फ्लू हो गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो अगर तुम अपने मॉडर्न एरा में वापस जाना चाहते हो तो फिर यहाँ की एक मेड से तुम्हें खुद को प्यार करवाना होगा, तभी तुम वापस
वापस जा सकते हो। इसके लिए तुम्हारे पास 33 डेज है। अगर तुम इसमें अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। वांग जुआन ने जब उससे पूछा कि कौन सी मेड, तो मिस्टर नोवेल ने बताया कि फेंग ली, वही जो आज तुम्हारे सामने अजीबोगरीब सा डांस कर रही थी। इस पर उस बेचारे का मुंह लटक गया, क्योंकि एक तो वैसे भी वो लड़कियों को पसंद नहीं करता। खैर मिस्टर नोवेल से पूछने लगा कि फिलहाल वो मुझे कितने % लाइक करती है। मिस्टर नोवेल ने भी उसे एक प्रेडिक्शनल पेपर पर देखकर बताया कि -100%, यानी कि 0% भी नहीं। अब तो वो बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो गया। नेक्स्ट सीन में फेंगली काफी गुस्से में अपने नाइफ को शार्प कर रही होती है कि इस प्रिंस को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जितना जल्दी हो सके इसे मारकर अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी। तो देखते हैं कि कौन अपने मिशन में पहले कामयाब हो पाएगा। फेंगली उसे मार पाती है या फिर वांग जुआन इसे अपने प्यार में गिरफ्तार करता है, ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। अगली सुबह जब फेंगली नींद से उठी तो ज्यालू को देखकर पूछने लगी कि तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठी हुई हो। अब वो मॉडर्न एरा से थी तो उसे क्या पता था कि एंशिएंट एरा में तो लोग जल्दी ही उठ जाया करते थे। ज्यालू कह रही थी कि जब तुम यहाँ पर नहीं आई थी मैंने तो तुम्हें तभी समझा दिया था कि प्रिंस से जितना दूर रह सको उतना ही दूर रहो। जबकि फेंगली सोच रही थी कि नोवेल की दुनिया में आने तक तो ठीक था, लेकिन ये ज्यालू और टैंग मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे। इसी दौरान ज्यालू पूछने लगी कि मेरी एक कजन भी बोल नहीं सकती, तो क्या तुम वो मेडिसिन मुझे भी बता दोगी। फेंगली ने उसे गुस्से से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसका ये लटका हुआ मुंह देखकर प्यार से कह देती है कि असल में ये हमारी फैमिली का सीक्रेट है, इसलिए मैं अपने फादर के परमिशन के बगैर नहीं बता सकती। इसके बाद फेंगली अपने शार्प किए हुए वेपन्स को देख रही थी और वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि प्रिंस को वो किस तरह मारे। वही खड़े खड़े वो काफी सारे तरीकों को इमेजिन कर लेती है, जिसमें से एक तरीका उसे काफी ज्यादा पसंद आया कि वो प्रिंस को मार भी देगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। तभी टैंग ने आकर बताया कि आज के लिए तुम लकी हो, क्योंकि प्रिंस चाहते हैं कि तुम उनको चाय पेश करो। ये सुनकर तो वो खुश हो गई कि ये मेरे पास अच्छा मौका है उस जालिम प्रिंस को मारने का। कहने लगी कि चलो फिर चले, देर किस बात की। नहीं, मेरा मतलब कि चलते हैं ना। असल में वो बॉसी लेडी थी और इस मेड वाले रोल की उसे आदत नहीं। इसके बाद वो चाय लेकर हाजिर हो गई थी। जब तक प्रिंस अपनी सिस्टर जावियोई के साथ बैठकर डांस एंजॉय कर रहा था, तब तक इधर फेंगली सोच रही थी कि जैसे ही मैं चाय देने के लिए इसके करीब जाऊंगी तो इसे मार डालूंगी। तो वो करती भी बिल्कुल ऐसा ही है। चाय देने के बहाने उसके करीब जाकर फौरन से अपने पास से चाकू निकालकर उसके गर्दन पर पेर दिया और फिर हंसते हुए कहने लगी कि मिस्टर नोवेल, कहाँ हो तुम? जल्दी से अब मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। लेकिन हम देखते हैं कि ये उसकी जागती आंखों का सपना था, क्योंकि अभी तो वो प्रिंस के पास गई ही नहीं थी। इसके बाद जब वो चाय देने के लिए जाने ही वाली थी तो वो डांसर आगे आकर कहने लगी कि मुझे दे दो, मैं प्रिंस को चाय सर्व कर दूंगी। इस पर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी। जबकि वो डांसर प्रिंस के पास आकर कहने लगी कि शायद मेरे डांस ने आपको बोर कर दिया, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। असल में तो ये पास आने का एक बहाना था। वो अपना हेयर पिन निकालकर प्रिंस को मारना चाह रही थी, जबकि प्रिंस के खास असिस्टेंट लियान ने पहले ही उसे खत्म कर डाला। बेचारी फेंगली के तो होश ही उड़ गए। जबकि इधर प्रिंसेस जावियोई कहने लगी कि भैया, इसके साथ 22 मेड्स हो गई हैं, जो मारने तो आपको आई थी, लेकिन आपने इनको मार डाला। 22 मेड्स का सुनकर फेंगली सोच रही थी कि शुक्र है मैं आगे नहीं बढ़ी, मैं मरते मरते बच गई हूँ। इसके बाद तो उसे डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि प्रिंस के गार्ड्स उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते और जब तक वो प्रिंस को मारेगी नहीं तो वो अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएगी। आवाजें लगाकर मिस्टर नोवेल को बुलाना चाह रही थी, लेकिन वो कहीं पर नजर नहीं आता। तो ज्यालू से बोली कि जल्दी जल्दी से मुझे मेरा सामान दे दो, मुझे यहाँ से भागना है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ। आगे के एपिसोड्स को भी मैं जल्दी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में वांग जुआन प्रैक्टिस कर रहा था कि वो किस तरह से फेंगली को किस करेगा, क्योंकि उसे अपने प्यार में भी तो गिरफ्तार करना है। दूसरी तरफ बाहर ही खड़ा टैंग उसकी ये सारी बातें सुन रहा था और उसे समझ नहीं आती कि आखिर प्रिंस को हो क्या गया है। खैर उसने डोर पर नॉक किया। वांग जुआन भी जल्दी से अपनी चेयर पर बैठकर उसे अंदर आने के लिए कहता है।
फेंग ने बताया कि आज प्रिंसेस जाओ यूवी की बर्थडे है, तो क्या मैं हॉल में सबको इकट्ठा कर दूं? वांग जुआन बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ना जाऊं? जो सुनकर टैंग तो फौरन से जमीन पर झुक गया कि प्रिंस भला हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। वांग जुआन बोला कि अच्छा उठो भी, खड़े हो जाओ। पहले तो लड़कियों की पसंद की ज्वेलरीज और कपड़े भी पैक कर दो क्योंकि मैं जाओ यूवी को गिफ्ट देना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये कि सबको हॉल में इकट्ठा करो। याद रखना कि फेंगली भी वहाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में फेंगली पैसे ढूंढ रही थी यहाँ से भागने के लिए, तो ज़्याओलू बोली कि तुम्हें याद नहीं, तुम्हें प्रिंस के हाथों भेज दिया गया था। अब जब तक उनके ये पैसे पूरे ना हो जाए तुम ना ही यहाँ से जा सकती हो और ना ही तुम्हें मंथ की सैलरी मिलेगी। ये सुनकर तो फेंगली और भी ज्यादा उदास हो गई कि क्या इसका मतलब कि मुझे इसी डेंजरस जगह में रहना होगा जब तक प्रिंस के वो सारे पैसे पूरे ना हो जाए। तभी टैंग आवाजें लगाकर प्रिंसेस जाओ यूवी की बर्थडे पार्टी का ऐलान कर रहा था और नेक्स्ट सीन हमें बर्थडे पार्टी का दिखाया गया। फेंगली यहाँ नौकरों की तरह काम कर रही थी। वांग जुआन की नजरें तो सिर्फ उसी पर ही टिकी होती है, जबकि दूसरी तरफ प्रिंसेस जाओ यूवी की फ्रेंड्स उसे कह रही होती है कि तुम्हारा ये गोल्ड का हेयर पिन तो कितना अच्छा लग रहा है। वो बोली कि हाँ, ये मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट किया। खैर तुमने वो नॉवल पढ़ा कूल मैन और प्रिटी वुमेन, जिस पर वो कहने लगी कि वो नॉवल मैंने थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन बहुत ऑफुल लगा, इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया, और मेरे ख्याल से तो जो इसका राइटर है उसे भी ये नॉवल लिखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इसे खरीदेगा। जो कहकर वो जाने लगी। जाओ यूवी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम लोगों का टेस्ट ही खराब है। दूसरी तरफ फेंगली सोच रही थी कि किस तरह इस असिस्टेंट लियान को प्रिंस से दूर कर दिया जाए क्योंकि इसके रहते तो मैं प्रिंस को नहीं मार सकती। तभी प्रिंसेस जाओ यूवी लियान के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वो तो नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर भी जबरदस्ती ले गई। फेंगली देखकर खुश हो जाती है कि प्रिंसेस जाओ यूवी काम की बंदी निकली। वो भी इसे अपना मौका समझकर प्रिंस के पास आने वाली थी। वो भी इसके पास ही आ रहा था कि अचानक से फेंगली उसके कदमों में जा गिरी, जिसे फौरन से उठाते हुए वांग जुआन पूछने लगा कि आप ठीक तो है ना। इधर फेंगली सोच रही थी कि तब तो हाथ देकर बचाया नहीं और अब पूछ रहे हो कि ठीक तो हूँ ना। खैर उसके सामने मीठी बनने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों गार्डन में आ गए थे जहाँ वांग जुआन उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसे फूल देने के साथ साथ कुछ रोमांटिक सी लाइंस भी कहता है जो कि उसने पहले से ही पर्ची पर लिख रखी थी। मौका देखकर उसे किस भी करने ही वाला था क्योंकि तभी वो फेंगली के दिल में अपनी फीलिंग्स बना सकता है, जबकि फेंगली ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और बीच में ही रोक देती है। दूसरी तरफ जाओ यूवी गुस्से में लियान से कह रही थी कि तुमने मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं की, जिस पर वो बर्थडे विश कर देता है लेकिन अभी भी इसे सुकून नहीं आ रहा था। कहने लगी कि मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। खैर अगर तुम मुझे कल तक ला दोगे तब भी चलेगा। असल में उसे लियान पर क्रश था, जबकि लियान उसे कुछ खास भाव नहीं देता। वो जाने वाला था कि मुझे प्रिंस के पास होना चाहिए। जाओ यूवी ने उसे रोक दिया। वही कूल मैन और प्रिटी वुमेन वाला नॉवल पकड़ाकर कहने लगी कि 3 दिन में इसे रीड करके मेरे लिए इसका एक ऐसे लिखो। इधर फेंगली वांग जुआन से कह रही थी कि क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें, जो कहते साथ ही वो उसे पीछे की तरफ पुश करके अपना एक पाँव उठाकर उसके शोल्डर तक ले आई। असल में वो अपने शूज में रखा हुआ नाइफ निकालकर इसे मारना चाह रही थी, लेकिन अभी इसने देखा कि नाइफ तो है ही नहीं क्योंकि जब वो गिरी थी तब नाइफ भी वहीं पर खो दिया था। वांग जुआन भी हैरान होकर पूछने लगा कि ये क्या कर रही हो, तो उसने बहाना लगा दिया कि मैं तो बस ये दिखाना चाह रही थी कि मैं सेक्सी लग रही हूँ ना। एंड टाइम पर जाओ यूवी और लियान ने भी ये वाला सीन देख लिया तो वो फौरन से प्रिंसेस की आंखों पर हाथ रख देता है, जबकि दूसरी तरफ फेंगली कहने लगी कि मैं तो बस प्रिंस की हाइट नाप रही थी। प्रिंसेस पूछने लगी कि भैया क्या सच में, तो वो बोला कि ये बड़ों की बातें हैं, छोटों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जो कहकर वो चल दिया। फेंगली भी उसके पीछे पीछे चली गई, जबकि इधर जाओ यूवी लियान को देख रही होती है। अब इससे पहले कि वो ऐसी कोई हरकत करती, लियान तो वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट सीन में कुछ और लोगों को दिखाया गया जो कि प्रिंस को मारने की ही बात कर रहे थे। तभी इनके पास खबर आई कि हमारी मेंबर को मार दिया गया, वो प्रिंस को नहीं मार पाई। असल में ये लोग उस डांसर की बात कर रहे थे। ये तो हमें आगे जानने को मिलेगा कि आखिर ये लोग प्रिंस को मारना क्यों चाहते हैं। दूसरी तरफ फेंगली ने जैसे डोर ओपन किया तो ऊपर से उस पर पानी गिर जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। ज़्याओलू ने किसी मेड का नाम लिया कि ये सब कुछ वो कर रही है, देखो उसने मेरा कैसे मेकअप किया है, वो हर वक्त मुझे बुली करती रहती है। जो सुनकर तो अब फेंगली उसे लड़ने के लिए पहुंच आई, लेकिन गुस्से में जो वो इससे कहना चाह रही थी वो तो उसके मुंह से निकल ही नहीं पाता और उसे भी समझ नहीं आती कि आखिर मैं कुछ कह क्यों नहीं पा रही। आखिरकार सॉरी करके वापस आ जाती है और अभी भी बैठी यही सोच रही थी कि आखिर मैं उसे कुछ कह क्यों नहीं पाई। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर नॉवल भी आ पहुंचा। उसे देखकर फेंगली खुश हो गई और एक थप्पड़ मारते हुए बोली कि कहाँ गायब हो गए थे तुम, शुक्र है आए तो सही। वो बोला कि कहाँ गायब होना था, हॉस्पिटल में था इतने दिनों से। तभी फेंगली को भी याद आया कि मैंने तो इसे लात मार के पानी में
गिरा दिया था, इसलिए सॉरी कर दी और साथ ही पूछने लगी कि मैं कुछ कह क्यों नहीं पा रही थी। जिस पर मिस्टर नोवेल ने इसे समझाया कि तुम एक मेड हो, भोली भाली सी मेड जिसे सब बुली किया करते थे। अब तुम अपने कैरेक्टर से बाहर निकलोगी तो फिर ये सब कुछ तो होगा ना। अपने कैरेक्टर से बाहर तुम एक लफ्ज भी नहीं कह सकती, ये वाला रूल भी तो तुम्हारी कंपनी ने ही बनाया था ना। खैर मैं तुम्हारा वो टास्क कंप्लीट करने में तुम्हारी छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ। फिर उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी जिस पर एक छोटा सा टास्क लिखा हुआ है। पहले तो फेंगली ने खुश होकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब उसने पेपर पर पढ़ा कि प्रिंस को नहलाना है तो उसे गुस्सा आ गया कि रुको जरा, ये तो मेरी मदद कर रहे हो। उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी। दूसरी तरफ वांग जुआन को भी उसका टास्क मिल गया था। उसे फेंगली की बॉडी पर एक ब्लैक कलर का निशान ढूंढना होगा। वो सोच रहा था कि हर स्कार के पीछे कोई न कोई कहानी होती है, तो मैं टीवी ड्रामास के इमोशनल सीन्स की तरह उससे इस स्कार के बारे में पूछूंगा, तो इस तरह उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ जाएगी। जल्दी से टैंक को कहकर उसे फेंगली को बुलाने के लिए कहा कि वो मुझे बात दिला दे। इसके बाद टैंक उसे बुलाकर समझा रहा था कि तुम्हें प्रिंस को बात दिलाना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि उन्हें चोट ना पहुंचा दो, क्योंकि तुम जानती हो ना कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। लियान को देखकर तो वैसे ही इसकी हवाइयाँ उड़ जाती थी। खैर वो प्रिंस के पास आकर कहने लगी कि प्रिंस मैं आ गई हूँ। दोनों ही दिल में सोच रहे थे कि ये पहली बार है कि किसी ऑपोजिट जेंडर को शर्ट के बगैर हाथ लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वापस जाने के लिए ये भी सह लेंगे। इसके बाद उसने वांग जुआन को बात दिलाना शुरू कर दिया। पहले तो वो बहुत जेंटली करती रही, लेकिन जब वांग जुआन ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, असल में वो स्कार ही देखना चाह रहा था। तो इस पर फेंगली को गुस्सा आ गया कि ये मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ तेजी से चलाना शुरू कर दिया। और जब उसे चोट लगी फिर इनोसेंट बनकर माफी मांग लेती है कि मैंने जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया। जबकि इधर वांग जुआन बाथ टब में उसके सामने चला जाता है, इसको अपना अपर उतारने के लिए कहा। ये सुनकर तो फेंगली को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये सोचे बगैर कि वो प्रिंस है, उसे बालों से पकड़कर उसका सर पानी में डुबो देती है। लेकिन क्या है ना कि वो अपने रोल से हटकर कुछ कर नहीं सकती। असल में ये भी उसका सिर्फ एक ख्वाब था। वांग जुआन कहने लगा कि खड़ी क्या हो, जैसा कहा है वैसा करो। ना चाहते हुए फेंगली को भी ऐसा ही करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे पानी में ही मार डालूं, फिर तो मुझे मिस्टर नोवेल अपनी दुनिया में वापस भेज देगा। ये सोचकर वो खुशी खुशी से अपना अपर उतार देती है और फिर वांग जुआन के करीब आने लगी। जबकि वांग जुआन तो सिर्फ वो स्कार देखना चाहता था, जो कि दूर से ही उसे फेंगली के शोल्डर पर नजर आ गया। और फेंगली तो उसके करीब जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पानी में मारना भी तो है। इससे पहले कि वो प्रिंस को हाथ भी लगा पाती, खुद ही पानी में गिर पड़ी, जिस पर वांग जुआन ने उसे पकड़ लिया था और दोनों ही काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। बाहर से टैंक भी ये नजारा देखकर खुश हो रहा था कि चलो प्रिंस को कोई लड़की तो पसंद आई। वैसे तो वो हर लड़की को अपने रूम से बाहर भगा देते थे। इधर वांग जुआन काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो उसने फौरन से फेंगली को खुद से दूर हटने के लिए कहा, जो सुनकर वो भी इससे दूर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर से अपने वेपन्स को शार्प करने लगी कि मैं हर हाल में इस प्रिंस को मार कर रहूंगी। उधर टैंक भी प्रिंस के पास आकर पूछने लगा कि क्या मेड फेंगली आपके लिए कावा बनाकर ले आए, जिस पर पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में कहने लगा कि हाँ ले आए। अब कावा बनाने का सुनकर तो फेंगली को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस कावे में ही उसे जहर मिला कर दे दूं, तो मेरी इस एंशिएंट एरा से जान भी छूट जाएगी। इसलिए वो जल्दी जल्दी से कावा बनाना शुरू कर देती है और बना लेने के बाद उसमें जहर भी मिला दिया। खुद से ही हंसते हुए कहने लगी कि मिस्टर प्रिंस, मैं भी देखती हूँ कि अब तुम कैसे बचते हो। इसके बाद वो कावा लेकर वांग जुआन के पास ले आई थी और उसे कहने लगी कि आपको फ्लू हो गया है ना, ये सूप जल्दी ही आपका फ्लू ठीक कर देगा। वांग जुआन बोला कि तुमने मेरे लिए बनाया है तो मैं जरूर पीऊंगा। वो बाउल उठाकर उसे पीने लगता है। एंड टाइम पर आकर जियावलू ने बुरी खबर सुनाई कि फेंगली, तुम्हारा ये सूप पीने के बाद मेरा डॉगी मर गया है। अब जब उसका बांडा सबके सामने फूट गया तो जल्दी से नाटक करते हुए कहने लगी कि प्रिंस इसे मत पियो, इसमें किसी ने जहर मिलाया है, और भागते हुए उसके पास भी पहुंच आई। खुद की सफाई देते हुए कहने लगी कि जब मैं इस सूप को बना रही थी तो किसी ने इसमें जहर मिला दिया होगा। एक तो उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं प्रिंस मेरी बात का यकीन करेगा भी कि नहीं। जबकि वांग जुआन सोच रहा था कि नोवेल के अकॉर्डिंग तो इस लड़की को 33 डेज में मुझसे प्यार करना होगा, तो भला ये मुझे क्यों मारना चाहेगी। लियान, तुम इस बारे में क्या कहते हो? लियान बोला कि मेरे ख्याल से तो मार देना चाहिए। उधर फेंगली के पांव तले तो जमीन ही निकल गई, जबकि इधर ये कहने लगा कि जिसने भी इस सूप में जहर मिलाया हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढकर मार देना चाहिए। यहाँ फेंगली बोली कि हाँ बिल्कुल, मैं भी उसे ढूंढने में आप लोगों की हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में फेंगली दोबारा से अपने उन टूल्स को शार्प कर रही थी और खुद को तसल्ली दे रही होती है कि जल्दी ही मैं इस प्रिंस को मार कर
और अपने मॉडर्न एरा में वापस चली जाऊंगी। जाते जाते वो इन सभी टूल्स को एक सुराख में छुपा कर चली गई ताकि कोई भी इसे देख ना पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वांग जुआन ने उसे देख लिया था और टैंग भी इसके साथ खड़ा होता है। उसके जाते ही टैंग वो सारे टूल्स निकाल कर ले आया और वांग जुआन उसे पूछने लगा कि आखिर ये लड़की इन टूल्स का कर क्या रही है। टैंग की एक्सप्लेनेशन सुन लेने के बाद वांग जुआन बोला कि आज के बाद फेंगली को इस महल की सबसे बेस्ट सर्विस दी जाए ताकि उसे किसी भी चीज की कमी फील ना हो। नेक्स्ट सीन में जब उसे एक बड़े और अच्छे कमरे में शिफ्ट कर दिया था तो वांग जुआन उसके पास आकर पूछने लगा कि अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना। फेंगली भी उसका शुक्रिया अदा करके उसकी तारीफें कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसे अपने ही कहे हुए अल्फाज पर उल्टी भी आ रही होती है। इसी दौरान वांग जुआन ने भी उसके वो सारे टूल उसके सामने रख दिए और पूछने लगा कि क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकती हो कि तुम इसका क्या कर रही थी। जबकि वो टूल्स देखकर तो फेंगली बहुत ज्यादा घबरा गई थी और फौरन से झुकते हुए कहने लगी कि प्रिंस प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन को तो सुने। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां वांग जुआन उसके वो सारे टूल्स उसके सामने रखकर पूछ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। वो तो काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी कि ओ गॉड अब तो मेरा क्या बनेगा। वो अभी ये सोच ही रही थी कि वांग जुआन ने उसे उठा खड़ा किया और कहने लगा कि तुम्हें अब अपना एक्सपेंस उठाने के लिए ये चाकू चुरिया बेचने की जरूरत नहीं। फेंगली तो अचानक से सुनकर हैरान हो गई कि ये सब कुछ क्या हो गया है, लेकिन फ्लैशबैक से हम देखते हैं जब वांग जुआन ने इन टूल्स के बारे में टैंग से पूछा तो उसी ने ही बताया था कि फेंगली एक मेड है, सब लोग उसे बुली करते हैं, कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता और वो अपनी लाइफ का एक्सपेंस उठाने के लिए ये चाकू चुरिया बेचती है। इसलिए ही तो वांग जुआन ने भी फैसला किया कि आज के बाद उसे इस हवेली की सबसे बेस्ट सर्विस देनी है। असल में वो ये सब कुछ फेंगली की नजरों में काइंड बनने के लिए कर रहा था, क्योंकि तभी तो उसको इससे प्यार हो पाएगा। फेंगली भी जल्दी से नाटक करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि ये प्रिंस तो कितना बेवकूफ है। दूसरी तरफ वांग जुआन भी अपने ही फायदे का सोच रहा था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि कम से कम अब तो इसके दिल में मेरी फेवरेबिलिटी वैल्यू -100 से 0 तक तो आ ही गई होगी। लेकिन जब वापस आकर उसने मिस्टर नोवेल से पूछा तो उसने बताया कि -300 पर चली गई है। ये तो उस बेचारे के लिए बहुत बड़ा शौक था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो इतने दिल से मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी, यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। जबकि मिस्टर नोवेल बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा ना कि -300। तभी लियान ने डोर पर नॉक किया और वो अंदर आते हुए बताता है कि प्रिंस उस डांसर असैसिन के बॉडी पर कुछ टैटूज बने हुए थे, जिससे हमने अंदाजा लगा लिया है कि उसको किसने अरेंज करवाया होगा। वांग जुआन बोला कि मेरे कितने सारे दुश्मन है, तुम जरा बताओ तो सही। जिस पर लियान ने उसे डायनेस्टीज के नाम गिनवाना शुरू कर दिए और आखिरकार तो वो तंग होकर कहने लगा कि अच्छा बस इसे यहीं पर रोक दो, मैं आज के बाद महल से बाहर जाऊंगा ही नहीं, तो फिर सेफ हूँ ना, और मेरी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बढ़ा दो। जाते जाते वो लियान से पूछने लगा कि क्या तुम जानते हो कि लड़कियों को कैसे खुश किया जा सकता है, और वो बोला कि प्रिंस भला मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। अब वो बेचारा बरसों से सिंगल जो था। खैर वांग जुआन ने उसे फेंगली की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कही तो ये बोला कि क्या आपको उस पर कोई शक है, और वो कहने लगा कि जैसा कहा गया है बस वैसा ही करो। इसके बाद बाहर आते ही लियान को प्रिंसेस ज़ाओयुई ने घेर लिया और पूछने लगी कि मैंने तुम्हें ऐसे लिखने के लिए कहा था, कहाँ है वो ऐसे, या अभी तक तुमने उस नॉवल को पढ़ा भी नहीं। जिस पर वो कहने लगा कि प्रिंसेस आपको अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहिए, आपको पता तो है कि हर हफ्ते कोई न कोई असैसिन पकड़ा जाता है। ये बोली कि मैं किसी से नहीं डरती, और वैसे भी तुम हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, करोगे ना। वो भी सर हिलाकर हाँ कह देता है। जिसके बाद वो नॉवल का लिखा हुआ ऐसे पकड़ा देता है और ये भी बताया कि आपका लिखा हुआ नॉवल काफी अच्छा था। प्रिंसेस ज़ाओयुई बोली कि अगर वो अच्छा था तो मुझसे कोई खरीद क्यों नहीं रहा, यकीनन इन लोगों का टेस्ट ही खराब होगा। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि जब लियान ने इसका नॉवल पढ़ा तो वो खुद से ही कहने लगा कि प्रिंसेस ज़ाओयुई भी कितनी रोमांटिक निकली। प्रेजेंट में प्रिंसेस इससे पूछ रही थी कि मैंने सुना है भैया ने उस लड़की को अपना केयर टेकर रख लिया, क्या वो सच में इतनी ट्रस्टवर्दी है। नेक्स्ट सीन में फेंगली वांग जुआन को ड्रेसअप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी अच्छे से करने नहीं आ रहा और वांग जुआन भी उसे क्या ही कहता। आखिरकार उसने सारा काम खुद ही कर लिया, लेकिन फिर भी वो फेंगली को अप्रिशिएट करता
है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, उसकी यही तो ट्रिक थी कि वो फेंगली को डांटेगा नहीं, हर बात के लिए अप्रिशिएट करेगा, फिर तो इस लड़की को मुझसे प्यार हो ही जाएगा। लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वापस आकर फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये प्रिंस कब से मीठा मीठा बोला जा रहा है, ऐसे तो मुझे चांस ही नहीं मिलेगा इसे मारने का, मुझे जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। नेक्स्ट सीन में लियान ने इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। वो प्रिंस को बताता है कि मिस फेंगली बहुत ही कामचोर और लेजी मेड है, अक्सर तो वो दिन को भी सोती रहती है और सुबह भी इतना लेट उठती है। ये सुनकर इधर वांग जुआन सोच रहा था कि अच्छा अब समझा मैं, फेंगली को काम करना नहीं पसंद, तभी तो इसके दिल में मेरी फेवरेबिलिटी वैल्यू नहीं बढ़ रही थी। अब मुझे जल्द से जल्द इसका भी कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। इसके बाद वो फेंगली के रूम में आता है। वो भी अचानक से इसे देखकर पूछने लगी कि आप यहाँ मेरे रूम में, जो सुनकर वांग जुआन सोच रहा था कि ये बेचारी और लाचार तो कहीं से भी नहीं लगती। खैर वांग जुआन ने उसे अपने मकसद की बात बताई कि आज के बाद तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं एक मेड को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए लगा दूंगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फेंगली को उसे मारने का मौका कब मिलेगा? इसलिए वो कह देती है कि नहीं नहीं प्रिंस, इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तो आपका ख्याल रखना अच्छा लगता है, क्यों ना आज रात भी मैं आपका ख्याल रखूं, जहां सिर्फ हम दोनों हो और कोई भी ना हो। इधर वांग जुआन सोचने लगा कि अगर हम दोनों होंगे तो मुझे भी इसे किस करने का चांस मिल जाएगा, इसलिए वो भी फौरन से मान गया। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ रूम में सिर्फ ये दोनों थे और उसे सोते हुए देखकर फेंगली सोच रही थी कि फाइनली मुझे मौका मिल गया है इसे मार डालने का। वो धीरे धीरे से अपने टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, जबकि वांग जुआन उसकी आहट सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि कहीं ये मुझे किस तो नहीं करना चाह रही, क्योंकि ये मुझे लाइक करने लगी होगी, लेकिन इसके किस करने से पहले ही मुझे इसे किस करना होगा। फिर फौरन से उसे पुश करके उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने ही वाला था। यहाँ तो फेंगली ने भी उसे रास्कल कहकर खुद से दूर फेंक दिया, लेकिन उसे नीचे गिराने के बाद ही इसे रियलाइज हुआ कि ओ गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। इसलिए फौरन से उसे मनाने को पहुंच आई कि प्रिंस, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात पड़ी है, क्यों ना हम वापस से बेड पर चले और मैं आपको बॉडी मसाज दे दूं। वांग जुआन को तो वैसे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस पर गुस्सा कर भी नहीं सकता, इसलिए कहने लगा कि फिर कभी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। जो कहने के बाद उसे उठाकर बेड पर ले आया और कंबल में अच्छे से डाम देता है कि फिलहाल के लिए तुम सो जाओ, और फौरन वहाँ से भाग निकला। इधर फेंगली सोच रही थी कि मैंने तो बस इसे सिर्फ बेड से गिराया था, ये भाग कर क्यों चला गया है। अगली सुबह जियालू उसे पूछ रही थी कि जब मैं तुम्हारे पास नहीं थी तो प्रिंस ने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना, जिस पर वो बोली कि नहीं, प्रिंस तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, हाँ लेकिन आजकल वो कुछ अजीब बिहेव जरूर कर रहे हैं। जियालू बोली कि अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें बुली नहीं किया, वैसे लोग कह रहे हैं कि तुम प्रिंस को लाइक करती हो, लेकिन प्रिंस तुम्हें बाव नहीं दे रहा है। ये सुनकर तो इधर वांग जुआन के गले में चाय ही फंस गई, क्योंकि वो इन दोनों की बातें सुन रहा था। लियान ने भी फौरन से अपनी तलवार निकाल ली थी और इसकी आवाज सुनकर यहाँ फेंगली भी जल्दी जल्दी उनके पास पहुँच आई और काफी मीठी मीठी बातें करने लगी कि प्रिंस, ये बात तो सच है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन लोगों के मुंह कौन बंद कर सकता है। लियान भी देख रहा था कि प्रिंस इससे कुछ कह क्यों नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में लियान प्रिंस के पास उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था कि फेंगली को कुछ गांव के लोगों ने यहाँ लाकर भेज दिया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जो सुनकर वांग जुआन सोच रहा था कि पर उसने तो कहा था कि उसका फादर गांव का बहुत बड़ा फिजिकन है, इसलिए उसे फेंगली पर शक होने लगा और उसने लियान को उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में जावियो भी अपनी मेट से पूछ रही थी कि मेरे कितने नॉवल सेल हो गए हैं, जिस पर वो कहने लगी कि प्रिंसेस बुरा मत मनाना, लेकिन एक भी नॉवल सेल नहीं हुआ, प्लीज आप उदास मत होना। जावियो को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कहने लगी कि भला मैं क्यों उदास होने लगी, और वैसे भी उदास तो वो लोग होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन ना हो। जबकि मेट के जाने के बाद वो रोने लगी कि मैंने इतनी मुश्किल से ये नॉवल लिखा था और अभी तक एक भी बुक सेल नहीं हुई। उसका ये रोना धोना लियान ने भी सुन लिया था, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो निकाब लगाकर शॉप में पहुंच जाया और उस नॉवल की सारी बुक्स को खरीद लेता है। ये देखकर तो दुकानदार भी उसे हैरानी के साथ देख रहा था। नेक्स्ट सीन में फेंगली प्रिंस के लिए चाय लेकर आई थी और कल के लिए उससे माफी भी मांग रही होती है, जबकि प्रिंस उससे उसके गांव के बारे में कुछ पूछने लगा। इस पर फेंगली ने बात बदल दी कि मेरे गांव में इस काबिल कुछ भी नहीं कि उसे याद किया जाए। दिल ही दिल में सोच रही थी कि कहीं ये मुझ पर शक तो नहीं करने लगा। वांग जुआन का हाथ उठता हुआ देखकर वो कहने लगी कि प्रिंस प्लीज मुझे मारो नहीं। प्रिंस बोला कि मैं मार नहीं रहा, तुम्हारे बालों में हेयर पिन लगा रहा था, तुम्हें हर्ट करने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। फेंगली बोली कि कभी भी नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो वांग जुआन बोला कि हाँ, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई और पहली बार उसे वांग जुआन की कोई बात अच्छी लगी। नेक्स्ट सीन में उसने पेपर पर भी इससे स्टैंप लगवा लिया था
कि मेट फेंगली जो मर्जी चाहे करे, मैं प्रिंस वांग जुआन कभी भी इसे हर्ट नहीं करूंगा। साथ ही प्रिंस ने उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि बजाय मुझ पर गुस्सा करने के प्रिंस ने मुझे पैसे भी दे दिए हैं। वैसे एक बात तो है कि अगर मैं उसके सामने इनोसेंट बिहेव ना करूं तो वो मुझ पर शक करने लगते हैं, यानी कि उसके सामने मुझे इनोसेंट ही बिहेव करना होगा। दूसरी तरफ बेचारा वांग जुआन सोच रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके दिल में मेरी फेवरेबिलिटी वैल्यू 0 से नीचे है। पता नहीं मुझे और कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुझे जरूर कोई नॉवल पढ़ना चाहिए कि लड़कियों का दिल कैसे जीता जाए। यहाँ फेंगली भी यही सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा नॉवल पढ़ना होगा जिसमें प्रिंस के सामने इनोसेंट बनने के तरीके लिखे हो। इसलिए वो फौरन से शॉप पर पहुंच आई। उसे इनोसेंट वुमेन का कोई नॉवल देने के लिए कहा तो शॉपकीपर ने भी उसे वही पकड़ा दिया जो कि अच्छा सेल हो रहा है, यानी कि जो लियान ने लिया था। इसके बाद जब प्रिंस भी नॉवल खरीदने के लिए आता है तो उसे भी शॉपकीपर ने वही वाला पकड़ा दिया। इधर जावियो भी तो सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और कहने लगी कि जिन 3 लोगों ने मेरा नॉवल खरीदा है उन्हें मेरे पास ले आओ, क्योंकि मैं उन लोगों को ऑटोग्राफ देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में जब उन लोगों को लाया गया तो वो दोनों एक दूसरे को सामने देखकर सोच रहे थे कि इसके हाथ में ये बुक क्या कर रही है। फेंगली सोच रही थी कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं इसके सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही हूँ, और वो सोचने लगा कि कहीं इसको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, तभी तो ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये बुक पढ़ रही है। खैर दूसरी तरफ जावियो इन दोनों का शुक्रिया अदा कर रही थी और दोनों की नॉवल बुक पर ऑटोग्राफ भी दे देती है। फेंगली पूछने लगी कि इस बुक की ऑथर तुम हो? वो बोली कि हाँ बिल्कुल, वैसे तुम भी कुछ कम तो नहीं हो, देखते ही देखते तुमने मेरे भैया का दिल जीत लिया। इधर वांग जुआन कहने लगा कि क्यों ना जीतती। फेंगली तो उससे अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, ये कहकर कि मैं सबका ख्याल इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ ना। वांग जुआन बोला कि अकेला तो मैं भी हूँ। उसके हाथ भी नहीं छोड़ रहा होता। इधर जावियो ही खड़े होकर कहने लगी कि अगर तुम दोनों ही अकेले हो तो चलो फिर मिलकर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के कहने का मकसद तो कुछ और था, लेकिन यहाँ तो दोनों फंस ही जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में वांग जुआन और फेंगली जावियो के साथ शॉपिंग करने के लिए बाजार आ गई थी, जहां वांग जुआन ने उसका हाथ टाइटली पकड़ रखा था, जिस पर आसपास के सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे कि इस लड़के को तो देखो, वो इस लड़की का हाथ छोड़ ही नहीं रहा। फेंगली भी इतने सारे लोगों को देखकर अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन वांग जुआन बोला कि हमें लोगों से क्या फर्क पड़ता है, मेरी मर्जी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, चलो मैं सामने से तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला दूं। फेंगली बोली कि नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी। तो इधर वांग जुआन ने उसके लिप्स पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया और फिर अपना हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े तो जावियो भी अपनी बुक लेकर उन दोनों के बारे में ही लिख रही थी कि कूल मैन ने प्रीटी गर्ल का हाथ पकड़ कर रखा है और उसके लिप्स पर उंगली भी रख दी, यानी कि वो ये नॉवल सिर्फ इन दोनों के बारे में ही लिख रही थी। लियान को भी मना कर दिया कि खबरदार, अगर तुम वहाँ जाकर कबाब में हड्डी बने तो, और तुम्हारी वजह से अगर मेरा नॉवल खराब हो गया ना तो तुम्हें मेरे साथ डेट करनी पड़ेगी। लियान बोला लेकिन आपके और मेरे स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क है, मैं आपके साथ डेट नहीं कर सकता। इस पर भी जावियो भी उससे नाराज होकर वहाँ से चली गई। इसके बाद वो भैया और फेंगली को ही ढूंढ रही थी कि अचानक से ये दोनों कहाँ चले गए। अभी तो इधर ही थे, जबकि उधर वांग जुआन फेंगली से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, उससे ये कहकर कि पहले तुम्हें हवेली के सारे कपड़े धोने पड़ते थे, मुझे माफ करना कि मैं तब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतनी सारी बातें कह लेने के बाद अभी भी उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो वांग जुआन सोच रहा था कि अभी तक ये इम्प्रेस क्यों नहीं हुई, जबकि फेंगली सोच रही थी कि कहीं इसको मेट फेंगली से सच्चा प्यार तो नहीं हो गया। उधर वांग जुआन उसके सामने कसम उठाने लगा कि मैं कोई फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। फेंगली ने उसे बीच में रोक दिया कि आपको कसम उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि आपकी फीलिंग्स मेरे लिए सच्ची है, और वैसे भी जो हो गया वो हो गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो कहकर वो आगे जाने लगी। वांग जुआन भी उसके पीछे चल दिया उसे मजीद इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट सीन में कुछ उल्टा सीधा खा लेने की वजह से दोनों ही वॉमिटिंग कर रहे थे और इसी दौरान कुछ लोग आकर इन पर अटैक करने लगे। फेंगली को तो अपनी फिक्र पड़ गई कि कहीं प्रिंस मुझ पर ही शक ना कर ले। कहने लगी कि पक्का वादा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जबकि इधर वांग जुआन को ही आगे आकर इन लोगों का सामना करना पड़ा। वैसे
तो वो इन सबको बहुत अच्छे से निपटा रहा था, लेकिन वो लोग ज्यादा थे और वांग जुआन अकेला तो कब तक इन लोगों का सामना कर लेता। फेंगली भी सोच रही थी कि ओ गॉड, अगर मेरे मारने से पहले ही ये प्रिंस मर गया फिर तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। इसलिए वो सामने आकर वांग जुआन का अटैक खुद पर ले जाती है, जबकि उसे चोट लगते हुए देखकर वांग जुआन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फौरन से जाकर फेंगली को संभालने लगा, जबकि तब तक लियान भी पहुंच आया था उन लोगों से निपटने के लिए। फेंगली ने जब इसे कहा कि मेरी खैर है, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए, तो वांग जुआन की भी रियल फीलिंग्स जाग उठी और लियान से कहने लगा कि इन लोगों में से कोई भी बचकर ना जाने पाए। लियान भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब फेंगली को होश आया तो पहले तो वो ये पूछ रही थी कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर चुकी। ज़ियाओलू को अपने सामने देखकर अब उसकी भी जान में जान आई। उसे प्रिंस के बारे में पूछने लगी कि वो ठीक है ना, तो ये बोली कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल में तो वो तुमसे सच में प्यार करने लगे हैं, क्योंकि वो काफी देर तक तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा ख्याल रखते रहे और काफी परेशान भी हो रहे थे। जो सुनकर फेंगली सोचने लगी कि मुझे लगा नहीं था ये जालिम प्रिंस इतना अच्छा भी हो सकता है। फिर वो उसे देखने के लिए उसके रूम में जाने लगी। यहाँ वांग जुआन लियान से कह रहा था कि अब तुम्हें फेंगली की इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब उसने मेरा वार भी खुद पर ले लिया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मुझसे प्यार करती है। ये बातें इधर फेंगली ने भी सुन ली थी और वो दिल ही दिल में सोचती है कि चलो अच्छा ही हुआ, इसकी चोट खुद पर खाने का मुझे भी कोई फायदा तो हो गया है। इधर वांग जुआन ने भी जब फेंगली की आवाज सुनी तो ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। लियान बोला लेकिन आपको तो सिर्फ छोटी मोटी सी खरोशें आई थी, और वांग जुआन उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगा कि तुम तो यहाँ से बाहर जाओ ना और फेंगली को जल्दी जल्दी से अंदर आने दो। फेंगली के अंदर जाने के बाद वांग जुआन अभी भी इसके सामने एक्टिंग कर रहा होता है और पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर वो बोली कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये तो मेरी खुश नसीबी है कि मुझे आपकी जान बचाने का मौका मिला, चलो मैं आपके जख्मों पर मरहम लगा देती हूँ। जबकि वांग जुआन बोला कि नहीं रहने दो, मैं खुद ही लगा लूंगा। इसके बाद वांग जुआन उसे छोड़ने के लिए उसके रूम तक आता है, क्योंकि वो अब ज्यादा दूर नहीं था कि अपने मकसद में कामयाब होकर फेंगली को अपने प्यार के जाल में गिरफ्तार कर ले। लेकिन जैसे ही फेंगली उसे अपनी जान छुड़ाकर रूम में आई तो उसे किसी और ने घेर लिया, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुली तो उसे एक हिडन प्लेस पर अपने मास्टर के सामने लाया गया था, जो इसे कहने लगी कि बजाय प्रिंस को मारने के तुमने हमें धोखा दिया, अगर कल तुम उसका वार खुद पर ना लेती तो हम उसे मार चुके होते। यहाँ फेंगली को याद आया कि अच्छा तो ये कल के बारे में बात हो रही है, इससे पहले कि उसे मार दिया जाता। वो कहने लगी कि नहीं, मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया, बल्कि ये तो सिर्फ मेरी एक स्कीम थी प्रिंस का भरोसा जीतने की। जबकि मास्टर कहने लगी कि फिर भी तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे सिपाही मारे गए हैं, अब इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी तो देनी होगी, मार डालो इसे। इधर फेंगली खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसे पता चला कि एंशिएंट एरा में उसे मार्शल आर्ट की पावर भी मिल चुकी है। ये तो उसके लिए खुशी की बात थी। जल्दी जल्दी उन सिपाहियों से लड़कर सबको ढेर कर दिया। अब मास्टर से लड़ने की बारी थी, लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेना चाहती। कहने लगी कि मास्टर मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, मुझे एक मौका तो दो, मेरे पास अच्छा आइडिया है प्रिंस को मार डालने का। जो सुनकर मास्टर ने भी इसे मौका दे दिया। नेक्स्ट सीन में वापस आकर वो अजीबो गरीब किस्म की एक्सरसाइज कर रही थी। ज़ियाओलू भी पूछने लगी कि ये क्या कर रही हो, जिस पर वो कहने लगी कि आज के बाद मैं वीक नहीं हूँ, जो भी मुझसे पंगा लेगा उसकी पिटाई कर दूंगी और आज के बाद मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगी। ज़ियाओलू सोच रही थी कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गई। इसके बाद रात के अंधेरे में फेंगली एक गुंडों के मोहल्ले में पहुंच आई थी कि इन लोगों को तो जरा आज मैं अच्छे से सबक सिखा देती हूँ। तभी जब एक लड़का आगे आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था तो फेंगली ने उसका हाथ मरोड़ दिया और कहने लगी कि बाकी के तुम्हारे साथी कहाँ हैं, जल्दी से उनका पता बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुबह तो ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी कि रात को कोई लड़की वीक लोगों की मदद करके बैड बॉयज को पीट रही थी। ज़ावियोवी और वांग जुआन को तो इसके बारे में जानकर अच्छा ही लग रहा था, जबकि साथ ही खड़ा लियान कहने लगा कि प्रिंस उस लड़की ने हमारे कई सारे लोगों को मारा पीटा और आपको ये अच्छी बात लग रही है। फेंगली भी वही खड़े इन लोगों की बातों के मजे लूट रही थी, जबकि ज़ावियोवी कहने लगी कि उन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि हमेशा लड़कियों को छेड़ते रहते थे। वैसे भी परसों डबल 7th फेस्टिवल है, मैं बाहर जाकर अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी। इधर फेंगली और वांग जुआन दोनों ही दिल में सोचने लगे कि ये तो मेरे पास अच्छा मौका है। नेक्स्ट सीन में फेंगली वांग जुआन को ढूंढने के लिए उसके रूम में आई थी, जबकि वो इसके पीछे पीछे ही चल रहा था और अचानक से दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए। मौका देखकर वो फेंगली से पूछ लेता है कि क्या डबल 7th फेस्टिवल पर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। फेंगली भी तो यही चाह रही थी, कहने लगी कि क्यों नहीं, मैं आपकी मेड हूँ तो मैं आपकी बात से इनकार कैसे कर सकती हूँ। वांग जुआन बोला कि क्यों ना लियान और ज़ाओयुवी को यहाँ से भेजकर हम घर में कुछ अकेले टाइम स्पेंड करें,
गए, ये तो फेंगली के लिए और भी ज्यादा अच्छी बात थी कि हाँ बाहर असैसिन्स कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, मैं तो बस आपकी बातें सुनना चाहती हूँ जो हम घर में भी बैठकर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया जहाँ दोनों ही साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और ड्रंक होकर फेंगली कहने लगी कि आप इतने ज्यादा हैंडसम हो तो भला कौन आपके मेंशन में नहीं रहना चाहेगा। और वो बोला कि अगर मेरा फेस तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम हर वक्त मेरे सामने बैठकर मुझे देख सकती हो। यहाँ तो वो सैड हो गई और कहने लगी कि पता नहीं मैं कब तक तुम्हें देख पाऊंगी। वैसे प्रिंस वांग जुआन, लाइफ भी कितनी अजीब है ना, कभी कभी जो हम करना चाहते हैं वो हमारे हाथों से हो ही नहीं पाता। वांग जुआन को उसकी ये पोइट्री समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो कहने लगा कि तुम जो भी चाहो कर सकती हो और अगर तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी से मसला है तो मैं हवेली में सबको हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा, फिर कोई भी तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मेरा भरोसा रखो, तुम जो करना चाहती हो उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस उसे कर गुजरो। उसकी ये बातें सुनकर तो फेंगली और भी ज्यादा सेंटी हो गई थी। उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को होश में लाते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं प्रिंस के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रख सकती, मुझे इसे मारकर अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। कहने लगी कि प्रिंस शायद आप ड्रंक हो गए हैं, मैं जल्दी से आपके लिए हैंगओवर सूप लेकर आती हूँ। जो कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकली, लेकिन असल में उसने टेरेस के बिल्कुल ही नीचे बॉम्ब फिक्स कर दिया था ताकि इस तरह से प्रिंस भी मर जाए और उस पर कोई शक भी ना कर सके। बॉम्ब को एक्टिवेट करने से पहले वो कहने लगी कि माफ करना, मैं ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। जिसके बाद उसने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जो करके वो आगे जाने लगी और यहाँ एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां फेंगली ने बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए धागे को तीली लगा दी थी, लेकिन इसी दौरान उसे ख्याल आने लगा जब जियालू ने उसे कहा था कि काफी देर तक प्रिंस तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा ख्याल रखते रहे, और जब वांग जुआन ने उसे ये कहा था कि तुम जो भी करना चाहती हो उसे ब्रेवली करो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उससे पहले भी जब वांग जुआन ने कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, ये सारी बातें फेंगली को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी और तभी उसे एक जोरों की आवाज सुनाई दी। उसे तो लगा था कि बॉम्ब फट गया, लेकिन नहीं, वो धागा अभी भी बहुत लंबा होता है। असल में तो ये वांग जुआन ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। कहीं न कहीं वांग जुआन को भी अपने सामने सही सलामत देखकर फेंगली को अच्छा लगा। इसके बाद वांग इससे पूछता है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा। फेंगली तो जैसे स्पीचलेस हो चुकी थी, तब तक जावियो भी आ पहुंची। उसे भी ये सारा नजारा काफी ज्यादा पसंद आया। इधर वांग जुआन फेंगली के लिए बांसुरी के जरिए एक सॉन्ग सिंग करता है जो कि मॉडर्न एरा का ही था, और जावियो भी पूछने लगी कि अरे वाह भैया, ये सॉन्ग आपने कब सीखा। जाने अनजाने में फेंगली ने उस सॉन्ग का नाम ले लिया, जो सुनकर तो दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर जल्दी जल्दी से वो सॉन्ग के जुमले गाते हैं उस सॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए, जो कि कोई इंग्लिश का सॉन्ग था। और ये जानकर तो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए कि अरे वाह, हम दोनों होमीज हैं। लेकिन बॉम्ब फटना अभी बाकी था, इसलिए फेंगली ने फौरन सबको वहाँ से भागने के लिए कहा। उधर वो बॉम्ब भी फट जाता है। लियान तो सिर्फ फेंगली की तरफ ही देख रहा था क्योंकि उसका शक उसी पर होता है। जबकि फेंगली वांग जुआन को अपने साथ ले जाने लगी कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और फेंगली उसे एंशिएंट एरा की बुराइयां करती रही कि ना तो यहाँ कुछ अच्छा खाने को मिलता है, ना बंदा सुकून से सो सकता है, कितनी मुश्किल जिंदगी है इनकी। वांग जुआन बोला कि हाँ बिल्कुल, प्रिंस बनना भी कोई आसान काम नहीं, एक ही दिन में जानलेवा 5 अटैक्स हो चुके हैं मुझ पर। खैर ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि तुम मिस्टर नोवेल से मिली थी क्या। फेंगली बोली कि हाँ मिली थी ना, उसी ने तो मुझे टास्क दिया था तुम्हें बात दिलाने का। इस बात पर दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं, लेकिन फेंगली आगे बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगी कि काफी दिनों से मिस्टर नोवेल नजर नहीं आया। वांग जुआन भी इसे पूछता है कि वैसे इस दुनिया से वापस जाने के लिए उसने तुम्हें क्या टास्क दिया था। अब फेंगली उसे कैसे बताती कि मेरा टास्क तुम्हें मारने का है, इसलिए बात बदलते हुए कहने लगी कि छोड़ो ना, हम दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब उस लड़की मास्टर काई को पता चला कि फेंगली ने तो वांग जुआन को मारा ही नहीं, इस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इवन के उसने अपने ही सिपाही को भी मार डाला। दूसरी तरफ ये दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। फेंगली उसे रोते हुए कह रही थी कि मुझे घर जाना है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं और पता नहीं मेरी कंपनी का क्या हाल हो गया होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी और फेंगली को जब होश आया तो फौरन वहाँ से उठ खड़ी हुई और उसे
कहने लगी कि माफ करना, कल रात हम दोनों ड्रंक हो चुके थे, इसलिए ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं। इसी दौरान उसे ख्याल आता है कि ये मेरे पास अच्छा मौका है इसे मार डालने का, लेकिन फिर फौरन उसका जमीर जाग उठा कि नहीं, ये भी तो मेरी तरह इंसान है जो कि अपने घर वापस जाना चाहता है, तो भला मैं इसे क्यों मारूं। नेक्स्ट सीन में फेंगली प्रैक्टिस कर रही थी मिस्टर नोबल से ये कहने की कि मैं वांग जुआन को नहीं मार सकती क्योंकि वो मेरा होमी है और मैं उसे अपने साथ मॉडर्न एरा वापस ले जाना चाहती हूँ। तभी टैंग उसके लिए एक पैगाम लेकर आया। वो कहने लगा कि प्रिंस का हुक्म है, आज के बाद तुम महल में कोई भी काम नहीं करोगी, बल्कि तुम्हारे लिए भी एक नौकर को अरेंज कर दिया गया जो कि कोई और नहीं बल्कि जियालू थी। दूसरी तरफ लियान वांग जुआन से कह रहा था कि प्रिंस, टेरेस पर बॉम्ब फिक्स करने का शक मुझे किसी और पर नहीं बल्कि फेंगली पर है, लेकिन वांग जुआन ये कहाँ मानता। उसे कल रात फेंगली काफी ज्यादा क्यूट लगी थी। उसके बारे में सोचते हुए कहने लगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, भला वो मुझे क्यों मारेगी। दूसरी तरफ फेंगली भी अब एंशिएंट एरा में अमीरों वाली लाइफ को एंजॉय करने लगी और जियालू से बोली कि मैं कुछ नॉवेल्स पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से बुक्स लेकर आओ। फिर जब उसने वो नॉवल पढ़ा तो उसे कहानी काफी ज्यादा अच्छी लगी और जल्दी जल्दी से बाकी के बुक्स को भी चेक करने लगी। वो सोच रही थी कि ये कहानियाँ तो कितनी मजेदार है, जाते जाते मैं इन बुक्स को भी अपने साथ ले जाऊंगी तो टीवी ड्रामास के लिए नॉवेल्स की कमी नहीं होगी। तब तक पीछे से वांग जुआन भी पहुंच आया जो टैप टैप करते हुए पूछने लगा कि क्या कर रही हो। अचानक से उसे देखकर फेंगली का पैर फिसल गया और वो उसके ऊपर गिर जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ ही उसने वांग जुआन को किस भी कर दिया था। इसकी वजह से दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस भी हो गए थे। फेंगली बोली कि लेटे क्या हो, उठो भी, और वो कहने लगा कि तुम आगे से हटोगी नहीं तो मैं उठूंगा कैसे। नेक्स्ट सीन में दोनों को नींद नहीं आ रही थी, वो एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहे। फाइनली फेंगली ने मान लिया था कि वांग जुआन है तो हैंडसम, जबकि वांग जुआन ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि फेंगली थोड़ी वायलेंट और अजीब सी जरूर है पर है तो क्यूट। एक दूसरे के बारे में सोचने से ही अचानक से इन दोनों को हिंट मिल गया कि क्या इसका मतलब वो मुझे सेड्यूस कर रहा था और वांग जुआन बोला कि वो मुझे मारना चाहती है। अगली सुबह फेंगली गॉड से दुआ मांगने के लिए पहुंच आई थी कि गॉड, मैं सारी जिंदगी सिंगल रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे कभी भी किसी लड़के के प्यार में गिरफ्तार मत करना। एक बुक में प्यार से बचने के लिए कुछ मंत्र लिखे हुए थे कि अगर इसे बार बार पढ़ते रहो तो प्यार नहीं होगा, लेकिन फेंगली को तो प्यार हो चुका। दूसरी तरफ वांग जुआन ने भी सेफ्टी वेस्ट पहन ली थी और अपने पास एक तलवार भी रख ली क्योंकि वो वापस जाना चाहता है, यहाँ मरना तो नहीं चाहता। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि फेंगली उससे प्यार नहीं करना चाहती, वरना तो वांग जुआन यहाँ से वापस चला जाएगा और वो हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। इसी तरह वांग जुआन भी उसे खुद को मारने का मौका नहीं देना चाहता था क्योंकि वो भी एंशिएंट एरा में अकेले नहीं रहना चाहता। टैंग ने भी जब देखा कि ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं तो पूछने लगा कि प्रिंस, ये सब कुछ चल क्या रहा है, और वो बोला कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये रोमांस चल रहा है, जबकि वो दिल ही दिल में कहता है कि बहुत हो चुका, आखिर हम कब तक एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद जब फेंगली उसके रूम में आई तो वांग जुआन ने उसे रोक लिया था और कहने लगा कि देखो, यहाँ से बाहर जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता सिर्फ अपने टास्क को कंप्लीट करना ही था, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए बगैर हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए क्योंकि हम नॉवल की दुनिया में फंस चुके हैं और नॉवल की कहानी हमेशा एक जगह पर एंड नहीं होती, तो हमारे पास कोई और रास्ता जरूर होगा। फेंगली बोली कि तुम्हारी बातें कुछ जानी पहचानी लग रही है, कहीं तुम भी प्रोड्यूसर तो नहीं, जिस पर उसने अपना नाम जियाओचन बताया जो कि अब्बासिन पिक्चर का सीईओ था। और ये सुनकर इधर फेंगली को भी याद आया जब टैंग ने इसे कहा था कि मिस्टर जियाओचन ने हमारी कोलिब्रेशन छीन ली है और हमें नॉवल पर भी कॉपीराइट दिया है, वो इसी से ही तो लड़ने के लिए आ रही थी। अब तो वो गुस्से में कहने लगी कि मिस्टर जियाओचन, मॉडर्न एरा में तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाई, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है जबकि जियाओचन बेचारा उसे गुस्से में देखकर फौरन वहाँ से भागने लगा और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, आखिर मुझे बताओ तो सही मैंने किया क्या है। साथ साथ फेंगली उसे पीटने की वजह भी बता देती है। यहाँ जियाओचन ने उसके कॉलर को हाथ लगाकर ठीक किया। इस पर तो फेंगली को और भी ज्यादा गुस्सा आया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। उसे मारते मारते उसके ऊपर जा गिरी थी। तब तक यहाँ टैंग भी पहुँच आया ये पूछने के लिए कि आप ये क्या कर रही है। वो बोली कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, बाहर निकलो यहाँ से। टैंग भी जल्दी जल्दी से बाहर निकल आया और फिर चुपके से इन दोनों को देखने लगा कि ये किस तरह से रोमांस कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जावियो भी पहुँच आई ये पूछते हुए कि भैया और फेंगली लड़ रहे हैं क्या। वो बोला कि नहीं, लड़ नहीं रहे, रोमांस कर रहे हैं, बड़ों की बातें हैं, हमें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जबकि अंदर से वांग जुआन के पिटने की आवाजें आ रही होती है। थोड़ी ही देर में फेंगली भी बाहर निकल आई जो इन दोनों को अपने सामने देख लेती है। जावियो ये
फौरन से फेंगली को अपने साथ ले गई कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, जबकि टैंग ने रूम के अंदर जाकर देखा कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो कहने लगा कि प्रिंस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि फेंगली की रोमांस स्किल्स इतनी अच्छी होगी। वो बोला कि फेंगली हमेशा से ही इतनी शार्प है। उस दुनिया में तो मैंने इस लड़की के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उससे मिलना मुझे इस दुनिया में ही नसीब हुआ। ये टैंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दुनिया और ये दुनिया कौन सी। दूसरी तरफ जावियो भी फेंगली से कह रही थी कि मेरी एक दोस्त अपने भाई के गार्ड को पसंद करती है, तो अब तुम ही कुछ तरीका बताओ कि वो उसे कैसे इम्प्रेस करे। इधर फेंगली भी उसकी पूरी बात समझ तो गई थी कि वो किसी दोस्त की नहीं बल्कि अपनी बात कर रही है। खैर वो उस गार्ड को इम्प्रेस करने के तरीके बताने लगी, जो साथ साथ जावियो भी इमेजिन कर रही होती है। खैर वो सारी ट्रिक समझ गई थी और उसे फॉलो करते हुए लियान के पास पहुंच जाई। वो भी इसे देखकर कहने लगा कि प्रिंसेस, आपको क्या हुआ? बुखार हो गया है क्या? आपके चीक्स भी इतने रेड हो गए, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। जबकि जावियो भी उसका हाथ पकड़कर अपने फोरहेड पर रख देती है कि देखा, मुझे बुखार नहीं है। यहाँ दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे और लियान ये कहकर वहाँ से भाग निकला कि नहीं, आपको बुखार हो रहा है, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जबकि इधर जावियो भी सोच रही थी कि इसका मतलब ये हुआ कि लियान मेरी केयर करता है। इसके बाद फेंगली जब अपने रूम में आई तो वांग जुआन वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था और ये बोली कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो इसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, इवन के इसकी फेवरेट डिशेस भी बनवाई थी, मगर फिर भी ये नहीं मानी। तो जियालू और टैंग को वहाँ से जाना पड़ा। आखिरकार जियाओचिन इसे माफी मांगने लगा कि मेरा मकसद तुम्हारा प्रोजेक्ट छीनना बिल्कुल भी नहीं था। जबकि ये बोली कि नहीं, तुम्हें पता भी है, तुम्हारी वजह से मेरे बहुत सारे एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़कर तुम्हारे साथ जॉब करना स्टार्ट कर दी। इसको मनाने के लिए जियाओचिन ने इसे सोने के सिक्के देना स्टार्ट कर दिए थे। आखिरकार तो फेंगली भी बिक ही गई। लड़ना छोड़कर वो जल्दी जल्दी से उन सिक्कों को उठाने लगी और कह देती है कि देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन अपने मिशन को कंप्लीट करेगा। जियाओचिन बोला, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फेंगली ने तो उसे मौका तक नहीं दिया। जल्दी जल्दी वो सिक्के लेकर वहाँ से चली गई और बाहर आकर सोच रही थी कि उसे क्या लगता है, उसने मुझे कुछ सोने के सिक्के दे दिए तो मैं उसे नहीं मारूंगी। वह भी ये सोच ही रही थी कि इसी दौरान उसे कुछ असैसिन्स ने घेर लिया था, जिसे वो जानती तक नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, उन लोगों ने इसे बेहोश कर दिया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां फेंगली के जाने के बाद इधर वांग जुआन सोच रहा था कि अगर हम दोनों अपने मिशन को कंप्लीट नहीं करेंगे तो दूसरा हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता है कि हम इस दुनिया से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में जा सके। ये बातें सोचते हुए अचानक से उसने दरवाजे के बाहर किसी को खड़े देखा, जबकि दूसरी तरफ फेंगली को वो असैसिन पकड़कर दूर कहीं जिंदा दफनाने के लिए ले आए थे। वो इन्हें अपनी सफाई दे रही होती है कि मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दे रही, मैं सच में प्रिंस को मारना चाहती हूँ, तुम लोग मुझे टाइम तो दो। इधर वांग जुआन ने उस लड़के को पकड़ लिया था और उसके बैक पर एक निशान देखा जो कि सेम उसने फेंगली की बॉडी पर देखा था। तो वो समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहाँ फेंगली भी फॉर्चुनेटली नाइफ से अपने हाथ छुड़ा देती है और फिर किसी भी तरह करके उन लोगों से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकल आई, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं थी। वो लोग इसके पीछे भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो एक घने जंगल तक पहुँच आई। पैर स्लिप हो जाने की वजह से वो नीचे गिर गई थी और असैसिन्स को भी उसे मारने का मौका मिल गया, लेकिन इसे पहले के तलवार से उसे मार पाते। एंड टाइम पर वांग जुआन ने पहुंचकर उसे पीछे की तरफ खींचते हुए उसकी जान बचा ली और असैसिन्स उसे देखकर कहने लगे कि अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गए हो, अब दोनों को एक साथ मारूंगा। वांग जुआन ने भी उन लोगों से लड़ना शुरू कर दिया, जबकि इधर फेंगली वहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी उसे वांग जुआन का ख्याल आया कि नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जब तक वो उसके पास वापस मुड़ी तब तक वांग जुआन तलवार से बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर गया था और फेंगली फौरन से उसे संभालने के लिए पहुंच आई। उसके मुंह से खून आता हुआ देखकर ये काफी ज्यादा डर गई थी और रोते हुए कहने लगी कि वांग जुआन, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज उठ जाओ, तुम मर नहीं सकते। आज पहली बार उसे किसी के लिए इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, जबकि उन असैसिन से निपटने के लिए लियान भी वहाँ पहुँच चुका। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ फेंगली उसका ख्याल रखते हुए उसके पास बैठे बैठे ही सो गई थी और जब जुआन ने उठकर उसे देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। उसे उठाते हुए पूछने लगा कि तुम रोई हो क्या, जिस पर उसने बात बदल दी कि नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया था। इसके बाद वांग जुआन ने पूछा कि कल रात तुम्हारे पास अच्छा मौका था मुझे मारने का, तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। इस पर भी वो बात बदल देती है कि मैं जख्मी लोगों का फायदा नहीं उठाती, पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। जबकि वांग जुआन समझ चुका था कि उसे मुझसे प्यार हो ही चुका है। कहने लगा कि मैं जानता हूँ उन लोगों ने तुम्हें मुझे मारने का मिशन दिया था जो कि तुमने कंप्लीट नहीं किया, पर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब तक जायोई भी पहुँच आई थी जो कि लियान का पूछ रही थी और अचानक से उसे
अपने सामने देखकर उसे हक कर दिया, ये कहते हुए कि मैं जानती थी भैया को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम लड़े होगे। लियान भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है, जबकि इधर ये दोनों भी जान गए कि ज़ावियो भी उससे लाइक करती है। उधर ज़ावियो भी उसे अपने साथ ले गई कि चलो मैं तुम्हें कुछ और सेफ्टी आर्मर्स देना चाहती हूँ। इधर फेंगली बोली कि गार्ड और प्रिंसेस की लव स्टोरी, इस पर भी मुझे एक ड्रामा बनाना चाहिए और खबरदार अगर तुमने मेरा प्रोजेक्ट चोरी किया तो। और वो बोला कि ठीक है मिस फेंगली, जैसा आप कहो। इधर फेंगली को भी उस पर रहम आ जाता है, कहने लगी कि चलो एक डील करते हैं, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मारूंगी बल्कि यहाँ से वापस जाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो भी इससे डील कर लेता है और फिर कहने लगा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने सेवियर के जख्म पर अब मरहम लगाना चाहिए। इसके बाद वो वांग जुआन के जख्म पर मरहम लगाकर पट्टी लगा रही थी और यहाँ वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। इसी दौरान जब वांग जुआन ने उसका हाथ पकड़ा तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो गई, भागते हुए बाहर आ पहुंची कि नहीं मुझे प्यार नहीं हुआ, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इसके बाद मास्टर काई ने एक लड़के को फेंगली को मारने का हुक्म दिया, पर शायद वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसने उस नोटिस को भी जला दिया। नेक्स्ट सीन में फेंगली ने देखा कि जुआन दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया है, इसलिए उससे इसकी वजह पूछने लगी। तो वो बोला कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूँ, इसीलिए ही मैंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया। इधर फेंगली कहने लगी कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, बहुत सारे हैंडसम लड़के देखे हुए हैं मैंने, इसलिए मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचती। और अगर तुम मेरे साथ रूम में नहीं सो सकते तो क्या हुआ, मैं लियान से कह दूंगी, वो मेरे रूम में सो जाया करेगा। उसकी मार्शल आर्ट तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है और उसके साथ मैं सेफ भी होंगी। इधर वांग जुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि क्या मतलब तुम लियान को अपने रूम में सुलाओगी। फेंगली पूछने लगी कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जिसको मर्जी अपने रूम में सुलाऊं। तो वो बहाना लगा देता है कि मेरी सिस्टर ज़ावियो उसे पसंद करती है तो मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। उसकी ये बात बाहर ही खड़ी ज़ावियो ने सुन ली थी, तो फौरन से अंदर आते हुए कहने लगी कि झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तो उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो भाई के सामने इस बात को एक्सेप्ट करने से शर्मा रही थी। फेंगली भी समझ गई थी, इसलिए कहने लगी कि वांग जुआन को हम लड़कियों की बातें सुनने की क्या जरूरत, चलो हम बाहर चले जाते हैं। और बाहर लाकर उसे समझाने लगी कि लियान तुम्हारी केयर करता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो भी तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पहले तो ज़ावियो ये मान ही नहीं रही थी कि मैं उसे लाइक करती हूँ, लेकिन जब फेंगली ने उसे कहा कि अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा फिर तो वो किसी और से ही शादी कर लेगा, इस पर वो कहने लगी कि नहीं नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। अब जब वो लाइन पर आ गई तो फेंगली भी उसे लियान को पटाने के तरीके बता रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो वांग जुआन के साथ मिलकर प्लान बी बना रही होती है अपनी दुनिया में वापस जाने का। बात बहुत सिंपल सी है कि ना तो हमारे लव राइवल्स है जो कि हमारे लिए मुश्किलें पैदा करे, तो फिर तुम्हें मारने वाला कौन हो सकता है। यकीनन किंग की फर्स्ट वाइफ का बेटा क्राउन प्रिंस, वो ये सब कुछ क्यों कर रहा होगा, यकीनन पावर के लिए जो कि सारी तुम्हारे हाथों में है। अब वो तुम्हें डायरेक्टली तो मार नहीं सकता, इसलिए वो दूसरे सेक्ट से असैसिन्स भेजकर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं तो वांग जुआन भी उसकी बात से सहमत कर रहा था कि हाँ तुम तो बिल्कुल सही समझी हो। सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते फेंगली वही बैठे ही सो गई थी और उसे ऐसे सोते हुए देखकर इधर वांग जुआन सोच रहा था कि घर वापस जाने के लिए ये कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है ना, मैं जरूर इसे घर वापस लेकर जाऊंगा। इसके बाद वो वापस जाने के लिए कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। सुराग तो उसे नहीं मिल पाया, लेकिन एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो इसके बारे में पूछने के लिए टैंग के पास पहुंच आया। टैंग ने बताया कि हाँ आपकी शादी तो पहले से ही मिनिस्टर की बेटी के साथ तय हो चुकी है, जो कि कुछ ही दिनों में होगी। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ दो मेड्स आपस में बैठी फेंगली की बुराइयां कर रही थी कि प्रिंस ने इसे थोड़ी सी वैल्यू क्या दे दी, ये तो आसमानों में उड़ने लग गई है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि एक असेसन पहुंच आया था जो कि फेंगली के रूम के बाहर के गार्ड्स को मार देता है और वो मजे से अपने रूम में सो रही थी। इसके बाद वो असेसन अंदर आ गया था जो कि एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का होता है। फेंगली को उठाते हुए उसे कहने लगा कि फेंगली मास्टर ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है, लेकिन उनको कौन समझाए कि मैं तुम्हें बचपन से लाइक करता हूँ, तो भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। फेंगली पहले तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर समझ गई कि अच्छा तो ये फेंगली के बचपन का दोस्त है जो कि इसे लाइक करता है। असेसन जेन्यू ने जब बताया कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैंने बाहर खड़े गार्ड्स को और उन दोनों मेड्स को जो तुम्हारी बुराइयां कर रहे थे सबको मार डाला। ये सुनकर तो उसे वांग जुआन की फिक्र होने लगी। पूछने लगी कि तुमने उसे तो नहीं मारा ना, जिस पर वो बोला कि मैं चाहता तो उसे भी मारना हूँ क्योंकि उसने तुम्हें बहुत बुली किया, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं। अब फेंगली भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। दूसरी तरफ वांग जुआन भी उसे बचाने के लिए पहुंच आया। इधर जेन्युई तो उसे देखकर कहने लगा कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि तुमने फेंगली पर बहुत जुल्म किए हैं। इधर फेंगली बोली कि स्वीट हार्ट इसे मारना मत, ऐसा नहीं है कि मुझे इससे प्यार हो गया, लेकिन इसे मैं खुद मारना चाहती हूँ। वांग जुआन तो अब और भी ज्यादा जेलस
जेलस होने लगा। कुछ देर के लिए इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और तब तक बाकी के सिपाही भी पहुंच जाए। उन सबको देखकर फेंगली बोली कि स्वीट हार्ट, फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। उसकी बात मानकर जेन युआन भी वहाँ से चला जाता है, उसे कोई चीज पकड़ाते हुए। वांग जुआन सिपाहियों को उसके पीछे भेजकर इधर फेंगली के पास आते हुए कहने लगा कि स्वीट हार्ट, ये तुम्हारा स्वीट हार्ट था कौन, जरा ये तो बताओ। वो बोली कि तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो। उसे जेन यू की आइडेंटिटी बताई और कहने लगी कि अगर मैं सच में फेंगली होती ना तो मैं जरूर इसे ही चूज करती। वांग जुआन को समझ नहीं आती कि मैं इतना जेलस क्यों हो रहा हूँ। कहने लगा कि तुम्हें पता भी है वो कितना खतरनाक है, उसने बाहर खड़े सभी गार्ड्स को मार डाला। ये सुनकर फेंगली ने फौरन से उसे हक कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ही चूज करूंगी, प्लीज मेरे रूम में रहो, अब तो डर के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही। वांग जुआन तो चाहता ही यही था। उधर बाहर जाते हुए जेन यू कह रहा था कि फेंगली तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। यहाँ फेंगली और जुआन कभी तो एक दूसरे के साथ होने पर ऑकवर्ड होते और कभी मॉडर्न एरा की बातों को लेकर आपस में लड़ना शुरू कर देते। आखिरकार वांग जुआन ने उससे माफी मांग ली कि अच्छा भी, अब मुझसे लड़ना बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारा प्रोजेक्ट चोरी नहीं करूंगा और ना ही कभी मैंने जानबूझकर चोरी किया। जिस तरह से उसने फेंगली को काम डाउन किया, यहाँ तो वो एक दफा दोबारा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। लेकिन यहाँ वांग जुआन उसे एक बुरी खबर सुना देता है कि जिस तरह से तुम्हारे लिए सेकंड मेल कैरेक्टर है, उसी तरह एक फीमेल कैरेक्टर भी है जिससे कि मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर तो फेंगली बहुत ज्यादा हैरान हो गई कि क्या। नेक्स्ट सीन में वांग जुआन ने उस लड़की को बुलवाकर शादी के लिए इनकार कर दिया और जब उसने वजह पूछी तो वांग जुआन बोला क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो रही वो लड़की जो कि फेंगली थी, जिस पर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसके बाद हॉल से वापस आते हुए वांग जुआन कह रहा था कि चलो ये मामला तो निपट गया। दूसरी तरफ जब यहाँ फेंगली ने देखा कि टैंक और ज़्याओलू इन दोनों को चुपके से नोटिस कर रहे हैं तो उसने वांग जुआन को किस कर दी ताकि उन दोनों को सब कुछ रियल में लगे। जबकि वांग जुआन तो 2 हाथ आगे बढ़कर उसे फ्रेंच किस करने लगा। यहाँ बाय चांस ज़्याओयू और लियान भी आ रहे थे, लेकिन वो फौरन ज़्याओयू को दूसरी तरफ ले गया ताकि वो ये वाला सीन ना देख पाए। और इधर फेंगली बोली कि हार तो मैंने कभी मानी ही नहीं, इसलिए वो वांग जुआन को हीरोइन की तरह ट्रीट करते हुए उसे वापस से किस करने लगी। यहाँ टैंक और ज़्याओलू तो उसे देखकर मजे लूट रहे थे। नेक्स्ट सीन में दोनों ने ही अपने लिप्स पर हाथ रखा हुआ था और फेंगली उसे अपने पावर को डिवाइड करने के तरीके बता रही होती है। अचानक से जब उसका हाथ हटा तो उसके लिप्स की स्वेलिंग देखकर इधर ज़्याओयू भी पूछने लगी कि ये तुम्हें क्या हुआ है। वो किसके बारे में बताते बताते रुक गई। फिर जब उसने वांग जुआन के लिप्स की स्वेलिंग देखी तो वो पूछने लगी कि भैया ये हुआ क्या है। लियान ने तो उसे बीच में रोक लिया कि आपको इनकी प्राइवेसी के बारे में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन यहाँ वो समझ गई थी कि अच्छा तो तुम दोनों ने एक दूसरे को किस की है। भैया तुमने इसे किस की है, अब सब इसके बारे में क्या कहेंगे, तुम्हें जल्द से जल्द इससे शादी कर लेनी चाहिए। वांग जुआन को भी ये आइडिया कुछ बुरा नहीं लगा। अगले ही सीन में उसने अपनी शादी रचा ली थी, वो भी फेंगली के साथ। फेंगली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो धीरे से समझाता है कि फिलहाल तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वैसे भी ये झूठी शादी है। खैर जैसे तैसे करके वो शादी के सारे रस्मों रिवाज को पूरा कर देती है और आखिर में जब एक दूसरे को बाव करने की बारी आई तो वो बोली कि बस छोड़ो इसे, हम अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करते हैं। वांग जुआन को जबरदस्ती अपने साथ ले गई, जबकि इधर टैंक कहने लगा कि मिस फेंगली थोड़ा सा सब्र तो कर लेती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेबल पर रखी हुई चाय में किसी ने पॉइजन मिला दिया था और ये दोनों जब रूम में आए तो काफी ज्यादा थक चुके थे। बैठकर वो चाय पीने लगे। वांग जुआन तो जल्दी से पी लेता है, जबकि इधर फेंगली को उससे स्मेल आ रही थी और दूसरी तरफ उसने देखा कि वांग जुआन भी कुछ बेटर फील नहीं कर रहा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में टैंक और ज़्याओयू कान लगाकर सुन रहे थे कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आज उन दोनों की वेडिंग नाइट होने वाली थी। अंदर उन दोनों ने शोर मचा कर रखा हुआ था जो इन्हें कुछ समझ तो नहीं आता। लियान ने ज़्याओयू के कानों पर हाथ रख दिए थे, जबकि अंदर फेंगली वांग जुआन की वो एक घूंट पी हुई चाय को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार इसमें कामयाब भी हो जाती है। तभी इन दोनों ने नोटिस किया कि दरवाजे के बाहर से फुसफुस की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो इधर ये दोनों भी समझ गए। फेंगली बोली कि क्यों ना अब हम भी वैसा ही करें जैसा कि ये लोग चाहते हैं। वांग जुआन बोला कि शर्म करो, लड़की होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो। वैसे तो वो रेडी भी हो गया था, लेकिन इधर फेंगली ऐसा करने वाली कब थी। इसके बाद फेंगली वांग जुआन के बनाए हुए नूडल्स खा रही थी और उसे
उसे कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हें इतना अच्छा खाना भी बनाना आता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कितनी लकी होगी। अब ये मत कहना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। वांग जुआन ये सुनकर सैड हो गया और कहने लगा कि हाँ ये सच है, मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आया। असल में मेरे डैड ने मॉम को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। बस तब से ही मुझे रिलेशनशिप से नफरत हो गई थी। फेंगली बोली कि माफ करना, मैं तुम्हारे बुरे यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती थी। चलो हम रूम में जाकर आराम कर लेते हैं। पर अब जब इन दोनों की शादी हो गई तो एक ही रूम में जाना होगा, जो कि फेंगली तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है कि चलो हम नाइट वॉक कर लेते हैं, मजा आएगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सारी रात चल चल कर तो ये दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। लेकिन जब टैंग और ज़्यालू ने इन दोनों की हालत देखी तो वो तो उल्टा ही समझ रहे थे कि चलो इन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो सही। नेक्स्ट सीन में वांग जुआन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन करना चाहता था, जो कि फेंगली और उसका मिलके ही प्लान है। इसलिए ही वो क्राउन प्रिंस यानी कि अपने बड़े और स्टेप भाई से मिलने के लिए आया था, उसे ये बताने के लिए कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फेंगली से वादा किया था कि शादी के बाद मैं उसके साथ वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। असल में वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि क्राउन प्रिंस उसकी जान लेना छोड़ दे। क्राउन प्रिंस तो हमेशा से यही चाहता था कि वो रिजाइन दे दे और सारी पावर्स इसके हाथ में आ जाए। खैर इन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि अभी भी उसके दिल में वांग जुआन के लिए गुस्सा था। इधर बाहर आकर ये दोनों सोच रहे थे कि पता नहीं क्राउन प्रिंस हमारी बातों का यकीन करेगा भी कि नहीं। फेंगली ने फौरन उसे अपना हाथ भी छुड़ा लिया कि अब आसपास कोई भी नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। और वो बोला कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। असल में तो इसको इसी बात का डर था। नेक्स्ट सीन में सभी साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और मौका देखकर फेंगली लियान से पूछने लगी कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ रहते हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फिर मंगनी शंगनी तो नहीं हुई। वो बोला कि मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन में ही दुनिया छोड़कर चले गए थे, तब से लेकर अब तक मैं इस महल में ही पला बड़ा, ना तो मेरी कोई फियांसी है और ना ही गर्लफ्रेंड। इसके बाद वो प्रिंस से पूछने लगा कि इस बार मिड ऑटम फेस्टिवल आप किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि इस बार तो आपकी शादी हो चुकी, वैसे तो आप बाकी लड़कियों के साथ सेलिब्रेट कर लेते थे। वांग जुआन एम्बैरस हो जाता है, जबकि फेंगली उसे घूर घूर कर देखने लगी और कहती है कि ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं, आखिर तुमने भी तो वही किया है जो सब मर्द करते हैं। नेक्स्ट सीन मिड ऑटम फेस्टिवल का दिखाया गया, जहाँ ये चारों ही साथ में एंजॉय करने के लिए आए थे। इन दोनों को अकेला छोड़कर लियान और ज़ाओ भी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लियान और ज़ाओ पहले से ही एक दूसरे को लाइक तो करते ही थे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ फेंगली और वांग जुआन का भी यही सीन था। दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। फेंगली तो इसलिए भी प्यार करने से बच रही है क्योंकि फिर वांग जुआन यहाँ से चला जाएगा और वो हमेशा के लिए अकेले रह जाएगी। नेक्स्ट सीन में फेंगली काफी ज्यादा उदास थी। वो वांग जुआन से कहती है कि यहाँ पर मिड ऑटम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का मजा आया, लेकिन मैं हर साल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इस पर वांग जुआन को भी उसके लिए बुरा लग रहा था और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा। लेकिन सच कहूँ तो मॉडर्न एरा में मेरे लिए इंतजार करने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली ही नहीं है। ये सुनकर सैड होने के बजाय फेंगली बोली कि अगर ऐसी ही बात है फिर तुम अपनी जान की कुर्बानी क्यों नहीं दे देते और मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। अब फैमिली नहीं है तो क्या, वापस तो वो भी जाना चाहता था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ वांग जुआन वापस जाने का कोई तरीका सोच रहा था और वो आवाज देकर मिस्टर नोवेल को बुला लेता है। मिस्टर नोवेल भी यहाँ पर आने ही लगा था, लेकिन तभी उसने फेंगली को आते हुए देख लिया, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी कि इस बार मिस्टर नोवेल मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं तुमसे प्यार होने का नाटक करूं और तुम मरने का नाटक, तो हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। वांग जुआन ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे वो प्रेडिक्टिंग पेपर दिखा देता है, जिससे ये पता चल सकता था कि फेंगली उसे कितना ज्यादा चाहने लगी है। फेंगली के दिल में वांग जुआन की फेवरेबिलिटी वैल्यू 80% पर आ गई थी। ये देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि मतलब मेरा सब कुछ इन लोगों के सामने एक्सपोज हो रहा था। अब तो वो वांग जुआन से लड़ने लगी कि खबरदार, अगर तुमने ये सोचा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। वो भी एक स्माइल के साथ बोला कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, काम डाउन हो जाओ, हम यहाँ से वापस भी चले जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ है तब तक यहाँ की लाइफ को एंजॉय करो। वैसे भी हम एंशिएंट एरा के अमीर लोग हैं। इधर फेंगली को भी ख्याल आया, वो कहने लगी कि अरे हाँ तुम प्रिंस हो और कहने को मैं तुम्हारी वाइफ, तो हम जो मर्जी चाहे खरीद सकते हैं। इसके बाद तो उसने अपनी अमीरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। कभी बहुत सारी डिशेस ऑर्डर करवा देती, कभी किसी को फ्री में पैसे देती, तो कभी खामखा में लोगों से चीजें खरीद रही थी। यहाँ तो उस पर काफी ज्यादा रश बन गया था कि मिस प्लीज मुझसे खरीद ले, मुझसे खरीद ले। यहाँ तो वो बुरी तरह से फंस गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली वांग जुआन उसे यहाँ से निकाल कर ले जाता है और कहने लगा कि बेगम तुमने तो मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए। जिस पर वो बोली कि आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे ही यूज करूंगी ना। इसके बाद वो एक म्यूजिक क्लब में जाने की जिद
कर रही थी, जिस पर वांग जुआन बोला कि तुम कहीं भी जा सकती हो लेकिन यहाँ नहीं जाओगी। अभी भी वो जिद कर रही थी तो वांग जुआन उसे कंधे पर उठाकर अपने साथ ले गया। नेक्स्ट सीन में हम ज़ावियुई को देखते हैं। लियान से वापस चलने के लिए कह रही थी, ये कहकर कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन लियान ने उसे और पैसे दे दिए कि आप जो भी चीज लेना चाहती हो वो ले लो। इस बात से तो ज़ावियुई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई और वो जान जाती है कि लियान मुझे लाइक करता है, इसलिए सबके सामने उसे किस कर दी। लियान ने ये किस एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में ज़ावियुई अपनी नॉवल फेंगली के पास लेकर आती है और जब फेंगली ने उसे ओपन करके पढ़ा तो कहने लगी कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को किस की, क्योंकि इस बार ज़ावियुई ने नॉवल अपने बारे में लिखा था और वो फौरन से कह देती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं। लियान भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो गया था, इसलिए शहर से दूर किसी जरूरी काम का बहाना करके वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट सीन में फेंगली अपने मजे में चल ही रही थी कि अचानक से ज़ेन्यू उसके सामने आ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, ये कहते हुए कि ये हमारे पास अच्छा मौका है यहाँ से भाग निकलने का। फेंगली तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती और तरह तरह के बहाने लगाने लगी कि देखो तुम्हारे हाथों पे पहले ही जख्म के इतने सारे निशान हैं। लियान और वांग जुआन की मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छी है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें मजीद कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अकेले चले जाओ। ज़ेन्यू भी थोड़ा हैरान हो जाता है और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब फेंगली छोटी थी, तभी ज़ेन्यू ने उसे कुछ लोगों से प्रोटेक्ट किया था, लेकिन फेंगली ने उसे भी जोरों की चक्की काट दी थी और इस वक्त ज़ेन्यू के हाथ पर वही निशान होता है जो कि फेंगली नहीं पहचान पाई। फौरन से ज़ेन्यू ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी कि कौन हो तुम और मेरी फेंगली कहाँ है, सच सच बताओ मुझे। फेंगली ने उसके सामने नाटक करना शुरू कर दिया, मगर फिर भी ज़ेन्यू उसकी बातों का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ इधर वांग जुआन ने वो नॉवल की बुक नीचे पड़ी हुई देखी तो वो समझ गया कि फेंगली किसी खतरे में है। अचानक से उसे भी कुछ लोगों ने घेर लिया था जो उसे कहते हैं कि फेंगली की फिक्र तुम बाद में कर लेना, पहले खुद को तो बचा लो। उधर फेंगली पहले तो ज़ेन्यू का मुकाबला करती है, लेकिन फिर एक और असैसिन भी पहुंच आया, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली। दूर कहीं आकर वो एक पर्दे के पीछे छुप गई जहां वो असैसिन भी उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जुआन ने कुछ ही वार में उन सबको ढेर कर डाला और एक को छोड़कर उसे कहता है कि जाकर अपने मास्टर को बता दो कि अगर उन्होंने उस लड़की को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ फेंगली उस असैसिन को अपने करीब आते हुए देखकर उसे तलवार चुभा देती है, लेकिन जब पर्दा उसके सामने से नीचे गिरा तो उसे पता चला कि वो असैसिन नहीं बल्कि ज़ेन्यू था। जितना बुरा ज़ेन्यू को लगा उतना बुरा फेंगली को भी लगता है। वो कहने लगी कि तुम सामने क्यों आ गए, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ज़ेन्यू तो अभी भी अपनी फेंगली के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया और फेंगली के सामने उसकी जान चली गई। ये बात फेंगली को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तब तक वहाँ पर वांग जुआन भी पहुँच आया और उसे ऐसे सदमे में देखकर उसे तसल्ली देने लगा। नेक्स्ट सीन में फेंगली अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो वांग जुआन से कहती है कि ज़ेन्यू फेंगली से प्यार करता था और मेरी वजह से वो अपने प्यार के हाथों ही मारा गया, जबकि वांग जुआन उसे संभालते हुए कह रहा था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता तो है कि इस दुनिया में तुम्हारे और मेरे अलावा कुछ भी रियल नहीं। दूसरी तरफ लियान भी अपने जरूरी काम से वापस पहुंच आया। ज़ावियुई को तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, जबकि वो बोला कि प्रिंस पर अटैक हुआ था और तब मैं यहाँ पर नहीं था, ये सारी की सारी मेरी गलती है। ज़ावियुई उसे अपनी फीलिंग्स बता रही थी कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास है। यहाँ तो लियान ने उसे साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि तुम्हारे और मेरे स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा फर्क है, मैं एक मामूली सा गार्ड हूँ, इसलिए हम दोनों कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। इस बात पर ज़ावियुई गुस्सा हो जाती है और उसे 3 दिन तक यहीं पर घुटने टेकने की सजा देकर वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद वांग जुआन उसे उठने के लिए कह रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जबकि वो बोला कि मैं प्रिंसेस ज़ावियुई के हुक्म के अगेंस्ट नहीं जा सकता और ना ही मैं उनसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उनसे शादी कर ली तो लोग उनके बारे में बुरा भला कहेंगे कि उसने एक गार्ड से शादी कर ली। नेक्स्ट सीन में वांग जुआन फेंगली को ढूंढ रहा था और अचानक से जब वो नजर आई तो उसने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ था। इसे कहने लगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ और फिर फौरन से आकर इसे मार डाला। ये तो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन असल में ये उसका ख्वाब होता है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुली तो फेंगली उसके सामने खड़ी थी, वही खंजर लेकर। फिर ये कहते हुए उसके करीब आने लगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ। वांग जुआन तो काफी ज्यादा डर गया, जबकि फेंगली उसे वो खंजर वापस करना चाह रही थी कि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। वो भी इसे संभालते हुए कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, चलो हम जरा बाहर का चक्कर लगा आए। लियान को अपनी सजा में खड़े हुए देखकर फेंगली उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि अगर वो गार्ड है तो क्या, उसे ज़ावियुई की फीलिंग्स समझनी चाहिए। इसके बाद जब दोनों हवेली से बाहर जा रहे थे तो सामने ही कुछ लोग खड़े इन दोनों पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रिंस के खिलाफ भटकाया गया था। यहाँ तो वो जान बचाकर अंदर आ गए, लेकिन कहीं न कहीं
समझ भी गए थे कि ये सारा का सारा खेल क्राउन प्रिंस का होगा। तभी टेंग ने भी आकर एक बुरी खबर सुनाई कि हवेली के कुछ सर्वेंट्स ने बाहर के लोगों को बताया है कि उन्हें हवेली में बुली किया जाता है। वांग जुआन ने लियान को इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहा कि मैं जानता हूँ जरूर उन सर्वेंट्स को धमकाया गया होगा। बाहर आकर लियान का सामना जावियो से हुआ, जो कि अभी भी इसे कुछ भाव तो नहीं देती, जबकि लियान उसे यहाँ से जाने से मना कर रहा था कि बाहर आपकी जान को खतरा है, लेकिन उसको फोर्स किए बगैर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है। मास्टर काई भी उसके साथ मिली हुई थी और वो उसी के लिए ही काम कर रही थी। क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि अब इस बारे में मेरे फादर को पता चलेगा तो यकीनन वो भी वांग जुआन से डिसअपॉइंट हो जाएगा। उसने हमेशा मुझसे ज्यादा वैल्यू वांग जुआन को दी, मैं तो बस नाम का क्राउन प्रिंस रह गया हूँ, मेरे पास कोई पावर तक नहीं। इसके बाद उसने काय से उन सर्वेंट्स को मार डालने के लिए कहा कि ऐसे मेरे फादर को लगेगा कि उन सर्वेंट्स को भी वांग जुआन ने ही उनके खिलाफ बोलने पर मारा। काय भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, उन सर्वेंट्स के पास आकर सबको मार डाला। फेंगली को जब पता चला तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्राउन प्रिंस ने तो अब हद कर दी है। लियान ने आकर बताया कि उन सर्वेंट्स की डेथ के बारे में किंग चान को भी पता चल गया है, जो कि यकीनन क्राउन प्रिंस का खेल होगा। फेंगली पूछने लगी कि किंग चान कौन है, जिस पर वांग जुआन ने बताया कि मेरे फादर है। लियान के वहाँ से जाने के बाद ये बता रहा था कि मैंने तो खुद भी उसे कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है कि काफी अच्छा इंसान है। इधर फेंगली को तो अभी भी गुस्सा आ रहा था कि ये क्राउन प्रिंस खुद को समझता क्या है, इसे तो मैं देख लूंगी। इसके बाद दोनों ही किंग के सामने सारा सच लाने की प्लानिंग करने लगे कि किस तरह से क्राउन प्रिंस को अपने जाल में फंसाया जाए। नेक्स्ट सीन में दोनों ही क्राउन प्रिंस के हवेली पहुंच जाए थे और क्राउन प्रिंस के साथ साथ काय की गर्दन पर भी तलवार रख दी। क्राउन प्रिंस तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वांग जुआन तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वरना तुम फादर को क्या जवाब दोगे। इधर फेंगली काय से सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी तो वो बोली कि ये चाबी लो और उस गमले के नीचे लगा हुआ लॉक ओपन करो, तुम्हें खुद ही सच पता चल जाएगा। फेंगली भी उसकी बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही करती है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ क्राउन प्रिंस उसे कह रहा था कि अगर तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुँचाया तो तुम्हारी वो घर वाली मारी जाएगी, जिससे वांग जुआन समझ गया कि वो खतरे में है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में फेंगली मिस काय को अपने साथ लेकर जा रही थी और वो बोली कि फेंगली ये दुनिया इतनी भी सिंपल नहीं जितना कि तुमने समझ रखा है। तभी उसके चारों गिर्द सिपाहियों ने उसे घेर लिया। फेंगली तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई, जबकि मिस काय कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है वो लॉक मैंने तुमसे क्यों ओपन करवाया था, असल में वो सिपाहियों के लिए एक इशारा था। क्राउन प्रिंस भी आगे आकर हंसते हुए कहता है कि आज तो ना तुम बचोगी और ना वो वांग जुआन, जिसके बाद फेंगली ने उन सिपाहियों से लड़ना शुरू कर दिया। उधर वांग जुआन भी सिपाहियों का मुकाबला कर रहा था। एंशिएंट एरा में आने के साथ साथ इन दोनों को स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट पावर मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वांग जुआन ने उन सारे सिपाहियों को हरा दिया और फिर वो फेंगली की हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। वांग जुआन को सिपाहियों के हवाले करके मिस काय फेंगली को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती और उल्टा फेंगली ने उसे ही मार डाला। उसे मरता हुआ देखकर क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि अब अगली बारी उसकी थी। तब तक वांग जुआन ने उन बाकी सिपाहियों का भी खात्मा कर दिया। क्राउन प्रिंस उसे हंसते हुए कह रहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो फादर को क्या जवाब दोगे। तब तक पीछे से लियान आते हुए बोला कि किंग चान पहले से ही सब कुछ जान चुका है। साथ ही उसे किंग का भेजा हुआ पैगाम दिखाया कि क्राउन प्रिंस ने इनोसेंट लोगों की जान ली है, तो उसकी पोजीशन को जब्त करके उसे जेल में डाल दिया जाए। जो देखकर तो क्राउन प्रिंस शॉक्ड हो गया था। इसके बाद सिपाही उसे पकड़कर यहाँ से ले गए और यहाँ फेंगली जुआन से कह रही थी कि तुम्हारा ये सारा प्लान था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर वो बोला क्योंकि मैं तुम्हें खामखा में परेशान नहीं करना चाहता था, चलो अब घर चले। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों सेलिब्रेट करने के लिए साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। फेंगली अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन जब दोनों ड्रंक हो जाते हैं तो पता ही नहीं चला कि दोनों कब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। वांग जुआन उसे किस करने लगा। फेंगली को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, जिसका साफ साफ मतलब तो यही था कि वो भी वांग जुआन से प्यार करती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। जावियो भी अभी भी लियान को देखकर उसे इग्नोर करने लगी। चाहे ये उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन लियान भी तो उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा। इधर वांग जुआन तो अभी भी रोमांस के मूड में था, लेकिन फेंगली ने उसे रोक दिया और वो इस बात को डिनाई करने की कोशिश कर रही थी कि कल हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा हुआ है। कहने लगी कि अभी भी हम दोस्त ही हैं। इस पर वांग जुआन को गुस्सा आ गया कि क्या अभी भी हम दोस्त ही हैं। नेक्स्ट सीन में वांग जुआन उस प्रिडिक्टिंग पेपर पर देख रहा था कि अभी भी उसके दिल में मेरी फेवरेबिलिटी वैल्यू सिर्फ 80% पर है। खैर मुझे
जल्द से जल्दी से 100 पर लाकर अपना मिशन कंप्लीट करना है ताकि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। बाकी वो क्या करती है इसे मुझे क्या लेना देना। पर अगर उसको मुझसे सच्चा प्यार हुआ हो तो यानी कि वो अभी भी फेंगली को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में टैंग लियान से टकरा गया जो कि रेड दुपट्टा ज़ावियो के पास ले जा रहा था। और जब लियान ने उसे पूछा कि ये कहाँ ले जा रहे हो तो वो बोला कि प्रिंसेस के पास। उन्होंने ब्लाइंड डेट का फैसला कर लिया है। ये तो लियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और फौरन से उसके पास जाने लगा। इसके बाद फेंगली वांग जुआन के रूम में आकर उसे ढूंढ रही थी कि तभी उसने टेबल पर कुछ पेपर्स पड़े हुए देखे जिसमें उसने फेंगली को सेड्यूस करने के तरीके लिख रखे थे। सच जानने के बावजूद भी वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि वांग जुआन ने जानबूझकर लिखा होगा ताकि मैं उसे नफरत करने लगूं और उसका मिशन कंप्लीट ना हो क्योंकि वो मेरे बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहता। फौरन बाहर आकर वो वांग जुआन से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो बोला कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, जिसके बाद दोनों के बीच में एक रोमांटिक सी किस होती है। नेक्स्ट सीन में लियान ज़ावियो को समझा रहा था कि देखो जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना क्योंकि शादी का फैसला कोई छोटी बात नहीं। इस बात पर ज़ावियो की आंखों में आंसू आ गए। वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। जिस पर लियान दोबारा से स्टैंडर्ड की बात करने लगा कि हम दोनों डिफरेंट है। ज़ावियो ये बोली कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। आखिरकार लियान ने भी उसे अपनी फीलिंग्स बता दी कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर खुशी के मारे ज़ावियो ने उसे हक कर दिया। लियान भी काफी ज्यादा खुश था और फाइनली दोनों ही रिलेशनशिप में आ गए। नेक्स्ट सीन में ज़ावियो खुशी से ये सारा सीन फेंगली को सुना रही थी और उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुम्हारी बताई हुई ट्रिक्स मेरे बहुत काम आई। तभी वांग जुआन आकर फेंगली को अपने साथ बाहर चलने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट सीन में दोनों घूमने के लिए बाहर आए थे जहाँ फेंगली ने फैसला किया कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। वांग जुआन का सारा फोकस तो अपने मिशन पर था, इसलिए वो उसे कुछ भी करने से नहीं रोकता, लेकिन कहने लगा कि काम करते वक्त तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगी। जबकि नेक्स्ट सीन में फेंगली टैंग और ज़्याओलू को डांट रही थी। तभी वांग जुआन आते हुए बोला कि मैंने कहा था ना काम करते वक्त तुम गुस्सा नहीं करोगी। जो सुनकर फेंगली ने माफी मांग ली और कहने लगी कि जब भी मैं गुस्सा करूं तो मुझे याद दिला दिया करना। और वो वांग जुआन से भी कहती है कि आज रात मैं काम नहीं करूंगी बल्कि सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी। जो कहकर वो उसे किस करने ही वाली थी मगर उसे पहले ही बेहोश हो गई, जिस पर वांग जुआन को उसकी फिक्र हो रही थी। नेक्स्ट सीन में टाउन के सारे डॉक्टर्स ने आकर फेंगली का चेकअप कर लिया था मगर कोई भी इस बात का पता नहीं लगा सका कि आखिर उसे हुआ क्या है। अब तो वांग जुआन को और भी ज्यादा फिक्र होने लगी। अब तो सिर्फ मिस्टर नोवेल ही बचा था जो कि सच बता सके। तब तक मिस्टर नोवेल भी यहाँ पर पहुँच जाया और इसके बाद वो वांग जुआन को बता रहा था कि असल में फेंगली को कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मारने की मिशन पर उसने पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। उसे बस इसकी सजा मिल रही है। दिन ब दिन वो वीक होती जाएगी, इवन के यहीं पर मर जाएगी। ये सुनकर तो वांग जुआन काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था और गुस्से में मिस्टर नोवेल से लड़ने लगा कि तुमने इतनी अहम बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर वो बोला कि तुमने पूछा भी तो नहीं था, तुम दोनों ने मिलकर क्राउन प्रिंस की डेस्टिनेशन बदल दी है, अब ये सब कुछ तो होगा ही। नेक्स्ट सीन में ज़ावियो फेंगली को देखने के लिए आई थी और कहने लगी कि भैया फेंगली ही मुझे कहा करती थी कि अगर लड़की इंडिपेंडेंट हो तो उसका हस्बैंड उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसने मुझे भी इंडिपेंडेंट बनाया। वांग जुआन अभी तक एम्बैरेस फील कर रहा था क्योंकि वो फेंगली को धोखा दे रहा होता है और ये अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ज़ावियो के जाने के बाद यहाँ फेंगली को होश आता है और वांग जुआन से पूछने लगी कि आखिर मुझे हुआ क्या है। तो वो बोला कि कुछ नहीं, बस काम कर करके थक गई हो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आफ्टर दैट फेंगली बाहर जाकर स्नो को एंजॉय करने की जिद कर रही थी। पहले तो वांग जुआन उसे जाने नहीं देता, लेकिन फिर कहने लगा कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चाहे अभी तक वो फेंगली को धोखा दे रहा था, लेकिन अब उसके दिल में उसके लिए सच्ची फीलिंग्स थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि फेंगली इतनी इनोसेंट लड़की होगी। उधर ज़ावियो के नॉवेल्स भी अच्छे से बिकने शुरू हो गए थे, इसलिए ही तो वो इंडिपेंडेंट बन गई। सारे नॉवेल्स बिक जाने के बाद लियान उसे लेने के लिए आता है। दोनों ही एक हैप्पी कपल की तरह स्नो को एंजॉय करते हुए वापस जाने लगे, लेकिन लियान ने ये फैसला लिया कैसे ये जानना अभी बाकी था। यहाँ वांग जुआन भी फेंगली के साथ स्नो को एंजॉय करते हुए उसे दिल से किस करता है क्योंकि इस बार उसके दिल में फेंगली के लिए फीलिंग्स रियल थी। इसके बाद फेंगली ने उससे पूछा कि आखिर तुमने लियान को मनाया कैसे, जिसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग जुआन ने उसे गार्ड की जिम्मेदारियों से मुक्त करके फ्री छोड़ दिया था और उसे बताया कि किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अपने सच्चे प्यार के साथ जिंदगी गुजार सके। इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि ना अपना दिल तोड़ो और ना ही ज़ावियो का जाकर उसका हाथ थाम लो। ये सब कुछ सुनकर फेंगली को काफी ज्यादा अच्छा लगा और उसे खुशी से हक कर देती है। नेक्स्ट सीन में फेंगली ने अपनी सारी कीमती चीजें और ज्वेलरी ज़्याओलू और टैंग को दे दी थी, ये कहकर के मैं और वांग जुआन यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, जिसके बाद तुम दोनों ही मेंशन का ख्याल रखना। ज़्याओलू को तो उसका जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता,
जबकि इधर टैंग एक तरफ से खुश था कि उसे इतना सब कुछ मिल गया, दूसरी तरफ से वो रोने का नाटक भी कर रहा होता है। उन दोनों के जाने के बाद वांग जुआन ने फेंगली को आकर बताया कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है यहाँ से वापस जाने का। तुम्हें याद है जब यहाँ स्नो हो रहा था तो सामने वाली पहाड़ी पर कोई भी स्नो नहीं था, यानी कि वहीं से हमारे वापस जाने का रास्ता निकलेगा। ये सुनकर तो फेंगली बहुत ज्यादा खुश हो गई, ये कहते हुए कि फिर तो हम आज ही रात निकल जाते हैं। खैर इसके बाद दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की और नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ दोनों ही डिस्कस कर रहे थे कि हम वापस तो चले जाएंगे लेकिन इस एरा को कितना मिस करेंगे ना। बातों ही बातों में फेंगली को ख्याल आया कि क्यों ना उन दोनों से वो ज्वेलरी लेकर अपने साथ ले जाऊं, तो वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट कर लूंगी। दूसरी तरफ टैंक तो वो सारे सोने चांदी की ज्वेलरीज वगैरह पहनकर खुद को अमीर समझने लगा था, लेकिन तभी फेंगली ने आकर उसे वो सब कुछ वापस ले लिया कि मुझे इसकी जरूरत है। बेचारे को खाली हाथ छोड़ दिया। इसके बाद फेंगली और वांग जुआन फाइनली यहाँ से जाने लगे थे। ज़्याओलू और टैंक से मिलकर उसे कहते हैं कि हमारे जाने के बाद इस मेंशन का ख्याल तुम दोनों ने रखना है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं और जो चीज भी तुम लोगों को चाहिए हो उसे बेझिझक यूज करना। फाइनली ये दोनों घोड़े पर सवार होकर यहाँ से दूर उस पहाड़ी पर पहुँच जाए, जहाँ पहुँचने के बाद फेंगली कह रही थी कि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नजर क्यों नहीं आ रहा। जाने से पहले उसने वांग जुआन के हाथ पर एक रेड कलर का धागा बांध दिया कि अगर हम उस दुनिया में जाकर एक दूसरे से दूर भी हुए तो एक दूसरे को भूलेंगे नहीं। वांग जुआन की आंखों में आंसू थे, वो उसे अजीब तरह से घूर रहा था। फेंगली भी पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है क्या? लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और आंखों में आंसू लिए वो फेंगली को किस करने लगा। लेकिन असल में वांग जुआन उसे सच्चाई छुपाते हुए उसके हाथों से ही खुद को खंजर मार देता है ताकि उसका मिशन कंप्लीट हो जाए। फेंगली तो काफी ज्यादा डर गई थी, जिस पर वांग जुआन बोला कि डरो नहीं। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहां मिस्टर नोबल ने वांग जुआन को बताया था कि कुछ ही टाइम के बाद दोनों दुनिया आपस में कोलैप्स कर जाएंगी और कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा। और अगर तुम चाहते हो कि फेंगली यहाँ से वापस चली जाए तो हर हाल में उसे अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, इसलिए ही उसने फेंगली को वापस भेजने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इधर फेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो वांग जुआन से लड़ने लगी कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों साथ में जाएंगे, तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया। वांग जुआन के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, वो आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चला जाता है और फेंगली भी वहाँ से गायब होकर मॉडर्न एरा में वापस पहुँच जाई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो टैंक और ज़्याओलू उसके सामने थे, जबकि फेंगली फौरन से उस नॉवल को देखना चाह रही थी कि उसकी एंडिंग क्या है। नॉवल के एंड में वांग जुआन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और वो हमेशा के लिए मर जाता है। ये सुनकर इधर फेंगली ने रोना शुरू कर दिया कि ज़्याओ चेन हमेशा के लिए मर चुका है। टैंक ने जब सुना तो कहने लगा कि ज़्याओ चेन, मैंने सुना है कि उसका भी एक्सीडेंट हुआ था और वो साथ वाले रूम में कहीं पर एडमिट है। फेंगली तो ये जानकर फौरन से उसे ढूंढने के लिए बाहर आ गई, मगर किसी रूम में भी उसे ज़्याओ चेन नजर नहीं आया। तो आखिरकार वो वहीं पर नीचे बैठकर रोने लगी। वो भी वहीं पर बैठी ही हुई थी। तभी दूसरी तरफ से उसे आवाज आई कि माफ करना, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई भी ट्रिक्स नहीं लड़ाऊंगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़्याओ चेन ही होता है। दोनों को एक दूसरे के बारे में याद था और उसे जिंदा देखकर फेंगली काफी ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद का दिखाया गया, जहाँ फेंगली अभी भी अब्बासिन पिक्चर के साथ दुश्मनी रख रही थी और सबसे मीटिंग में कहती है कि किसी भी हाल में वो हमसे आगे ना निकलने पाए। टैंग और ज़्याओलू सोच रहे थे कि बॉस की तो ज़्याओ चेन के साथ पक्की दुश्मनी है, अगर किसी दिन एक दूसरे के सामने आ गए तो जान से मार डालेंगे एक दूसरे को। इसके बाद जब मीटिंग एंड हो गई और सभी यहाँ से चले गए, तभी चोरी चुपे ज़्याओ चेन आ पहुँचा, जो फेंगली से कह रहा था कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। फेंगली उसे सॉरी करती है कि अच्छा अब से हम सारा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। तभी दूसरी तरफ से टैंक वापस आ गया और वो जल्दी से ज़्याओ चेन को टेबल के नीचे छुपा देती है। थोड़ी ही देर में वो उन दोनों को वापस भेज देती है। लेकिन इधर वांग जुआन जब टेबल के नीचे से बाहर आया तो उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर कब तक हम दोनों ये चोरी छुपे का खेल खेलेंगे। फेंगली भी समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए कह देती है कि चलो फिर हम दोनों शादी कर लें। फाइनली वही हुआ जो कि वांग जुआन चाहता था। खुशी से वो फेंगली को किस करने लगा और इसी प्यारी सी सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।